हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 जो आपका सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेमेस्टर 6 का आपका ये सब्जेक्ट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल @एकलव्य स्नातक 1 ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट मिलते रहेंगे। ये आपका सिलेबस है, यूनिट 1, 2, 3, 4 जो कि आप देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर मैं आपको मेन क्वेश्चन हिंदी में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है द्वितीयक औद्योगिक क्रांति या दूसरी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे, ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। तो देखो, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, जब पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी। ठीक है, तो द्वितीयक औद्योगिक क्रांति क्या थी? द्वितीय औद्योगिक क्रांति का मतलब है तकनीकी क्रांति, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी। 1870 से 1914 के बीच का टाइम था। उद्योग, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। और ये जो क्रांति हुई थी ये पहली औद्योगिक क्रांति से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई इन्वेंशन हुई, खोज हुई, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, विश्व में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो एक तो बिजली और तकनीकी आविष्कार बहुत ज़्यादा हुए। द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो थी इसके दौरान बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। ठीक है, जिससे उद्योगों और घरों में क्रांति आई। और ख़ासकर इसमें टेलीफोन, बल्ब, टाइपराइटर, रेडियो, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई जो कि तकनीकी आविष्कार हुए, जिससे कम्युनिकेशन, संचार वगैरह जिसे हम कहते हैं, उत्पादन और डेली लाइफ हमारी पूरी तरीके से चेंज हो गई। कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार की बात करें तो आंतरिक दहन इंजन यानी कि रुडोल्फ डीजल और गॉटलिब डैमलर जैसे कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इंजन बनाए, जिससे कार वगैरह बनी, आगे चल के हवाई जहाज़ों का विकास हुआ। फिर है ईंधन का उपयोग, यानी कि गैसोलीन, पेट्रोल, ये सारे ईंधनों का यूज़ हुआ, जिससे परिवहन और तेज़ हो गया। पहले ये सब नहीं यूज़ होता था। रासायनिक उद्योग की बात करें, केमिकल फैक्ट्रीज, तो रंग, उर्वरक, विस्फोटक, ठीक है, ऐसे नए नए मतलब ये केमिकल्स वगैरह वाले उद्योग जब बनने लगे तो इससे क्या हुआ, उदाहरण के लिए हैबर बॉश प्रक्रिया से अमोनिया का निर्माण हुआ। ठीक है, अमोनिया केमिकल जब बना तो उससे कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमोनिया छिड़क के प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ इस टाइम पे। स्टील की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो हेनरी बेसमर ने एक नई विधि को आगे बढ़ाया जिसे बेसमर प्रक्रिया कहा जाता है। इससे क्या होता है कि इस्पात बहुत सस्ता हो गया और बहुत ही मजबूत इस्पात अपने को स्टील मिलने लगा। जो आपका स्टील होता है वो रेलवे में यूज़ होता है, जहाज़ बनाने में यूज़ होता है, पुल वगैरह बनाने में, गगनचुंबी इमारत यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। तो बहुत फ़ायदा हुआ। परिवहन और संचार में सुधार हुआ इस टाइम पे, जब अच्छे स्टीम इंजन बने और मजबूत इस्पात की पटरियां बनी। स्टील की हैवी मतलब पटरियों के कारण ट्रेन जो थी वो और तेज़ हो गई पहले से। सामान और लोगों का परिवहन आसान हो गया, क्योंकि ट्रेन में आप सामान भी रख सकते हो, लोगों को भी ले जा सकते हो। तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी उद्योगों का विकास हुआ। संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है। पहले टेलीग्राफ हुआ करता था, बाद में अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो अब आप लंबी दूरी से भी बातचीत कर सकते हो। तो इससे व्यापार की बातचीत करनी है, कोई निर्णय लेना है, तो वो और तेज़ हो गया, व्यापार और बढ़ गया। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगशालाएं, सरकारों और कंपनियों ने नई तकनीकों के आविष्कार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करी, यानी कि बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बनाई गई ताकि नए नए आविष्कार किए जा सकें। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन की प्रयोगशाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ, फोनोग्राफ का आविष्कार हुआ। बेल लैब्स जो थी, यहाँ पे भी वो टेलीफोन वगैरह का विकास हुआ। जर्मन बहुत सारी लेबोरेटरीज थी, ठीक है, जहाँ पे उर्वरक वगैरह बनाया गया, दवाएं बनाई गई, बहुत सारे रंग वगैरह का निर्माण हुआ। लंदन की रॉयल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, माइकल फेराडे जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत यानी कि बिजली और चुंबकत्व पर बहुत सारे रिसर्च करे, यानी कि मैग्नेटिक वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च करी। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोक्तावाद, इस टाइम पे नई मशीनें आ गई थी, तो नई मशीनें और नई तरीक़ों से वस्तुओं को बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया गया। और इससे क्या है कि उत्पादों की कीमतें कम हो गई और अधिक लोग उन्हें खरीद सकते थे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो मुख्य बिंदु अगर मैं आपको बताऊं तो एक वर्ड आता है फोर्डिज्म। 1913 में हेनरी फोर्ड ने इस वर्ड को प्रस्तुत किया।
उन्होंने क्या करा, असेंबली लाइन का उपयोग करके कारों को तेज़ और सस्ता बनाने की शुरुआत करी। यानी कि उन्होंने कार वगैरह के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फोर्ड की गाड़ियाँ भी आती हैं। स्वचालित मशीनें इस टाइम पे आ गई थी, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन के आने से काम तेज़ हो गया और ज़्यादा। वैश्विक व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब परिवहन अच्छा हो गया, संचार अच्छा हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बहुत बड़ा हो गया, देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे। विज्ञापन की बात करें तो अब लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीज़मेंट देना शुरू कर दिया, मैगज़ीन्स वगैरह में अपने प्रोडक्ट का प्रचार शुरू कर दिया। शहरीकरण और श्रमिक वर्ग का उदय। कई लोग गाँवों को छोड़कर अपने फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए शहरों की तरफ आ गए। इससे एक नया वर्ग बनता है, श्रमिक वर्ग, और शहरों का विकास होता है जब लोग गाँव से शहरों की तरफ आए। लोग खराब कार्य स्थितियों के कारण भी काम करते थे, तो ऐसे में मजदूर यूनियन बनी जो कि प्रोटेस्ट वगैरह करती थी और आंदोलन करते थे कि भाई कार्य की स्थिति सही करो। कई जगहों पर श्रमिक आंदोलन भी हुए जो बेहतर वेतन यानी कि सही सैलरी की डिमांड करते हैं, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। सामाजिक असमानता बढ़ गई। जब विकास होता है तो एक तरफ उद्योगपति और अमीर लोग होते हैं जो ऊपर बढ़ते जाते हैं, एक तरफ वो वर्ग होता है जो श्रमिकों का और गरीबों का जो गरीब होते जाते हैं। तो ये खाई बढ़ गई अमीर गरीब की। सरकारी नीतियाँ और संरक्षणवाद। हुआ क्या इस टाइम पर, कुछ देशों ने जो आप इंपोर्ट करते हो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। जैसे अमेरिका जैसे देशों ने विदेशी वस्तुओं से स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए, जैसे कि अमेरिका के जो खुद के प्रोडक्ट हैं लोग वही यूज़ करें, इसलिए बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो लोग क्या है, वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो ख़रीदेंगे नहीं, फिर अपनी ही चीज़ खरीदेंगे। औपनिवेशिक व्यापार। ब्रिटेन जैसे देश जो कि उस टाइम पे कई सारे देशों को अपनी कॉलोनीज़, अपने उपनिवेश बनाकर बैठे थे, जैसे भारत को भी, तो वहाँ से वो कच्चा माल ले आते थे और तैयार माल वहाँ से बनाकर अपने देश में और उन्हीं पर जाकर उसको बेचते थे। आर्थिक समर्थन। तो बिस्मार्क के अधीन, बिस्मार्क बहुत बड़े नेता थे, उनके अधीन जर्मनी में बहुत ज़्यादा उद्योग के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया गया और व्यापार समझौते हुए जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। और इस टाइम पे क्या है कि बेहतर बंदरगाह और नौसेना, तो इन्होंने शिपिंग की सुरक्षा बढ़ाई और वैश्विक व्यापार को अधिक सुरक्षित बनाया। जब मतलब नौसेना देशों ने अपनी मजबूत करी, बढ़िया बढ़िया बंदरगाह बनाए, तो सामान अब सुरक्षित रूप से जा सकता था। बैंकिंग में सुधार हुआ, ठीक है, और अब क्या है कि लोग लोन आसानी से ले सकते हैं। स्थिर एक बैंकिंग प्रणालियाँ, ऐसी बैंक जो जल्दी ऐसे दिवालिया ना हो। वैश्विक व्यापार का विस्तार। ये सभी परिवर्तनों के चलते देशों के बीच व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, नए बाज़ार खुले और औद्योगिकृत राष्ट्रों ने, यानी कि जिन देशों में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में बेचना शुरू कर दिया। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 1873 की आर्थिक मंदी, जिसको दीर्घकालिक मंदी भी कहा जाता है। इससे आप क्या समझते हैं? तो देखो भाई, दीर्घकालिक मंदी ये 19वीं सदी की बहुत बड़ी आर्थिक संकट में से एक थी, समस्या में से एक थी, जो 1873 में शुरू हुई थी। इस मंदी से कई ज़्यादा देश प्रभावित हुए, ठीक है, विशेष रूप से यूरोप और उत्तर अमेरिका। तो 1873 में जो मंदी आई वो बहुत बड़े समय तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला एक आर्थिक संकट था, जिसने उद्योगों को, बैंकों को, नौकरियों को, आम लोगों को, सबको प्रभावित किया। तो इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के वियना स्टॉक एक्सचेंज के पतन से हुई थी। ये इसकी स्टार्टिंग ऑस्ट्रिया से होती है। धीरे धीरे ये मंदी अमेरिका तक पहुंच गई। इस मंदी के कारण क्या हुआ? व्यवसाय दिवालिया हो गए, बिजनेस ठप, बैंकों का ढह जाना, बेरोजगारी, गरीबी, विशेष रूप से जो बेचारे श्रमिक थे उनके बीच बहुत गरीबी। 1880 के आसपास अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती है, जब नई तकनीकों का विकास होता है, जब रेलवे का विस्तार होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। लेकिन इससे पहले तक सब कुछ खराब था। हुआ क्या, कारण क्या थे इस मंदी के? कि बहुत ज़्यादा लोगों ने निवेश कर दिया और अटकलें लगा ली। अटकल लगाने का मतलब होता है अंदाज़ा, तुक्का लगाना, कि लोग अनुमान लगाकर निवेश कर रहे हैं कि हाँ भाई इस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल को इसकी कीमत बढ़ेगी। पर रियलिटी में क्या होता है, वो कीमत नहीं बढ़ती, तो आपका पैसा गया। रेलवे उछाल। रेलवे निर्माण में भारी मात्रा में धन निवेश किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करा, चल भाई रेलवे लाइनें बिछाई जाएँ, रेलवे पे पैसा लगाया जाए। लेकिन यात्री उतने थे नहीं, ना उतना माल इधर से उधर ले जाना था,
तो कई कंपनियां अपना निवेश वापस नहीं कमा सकी। लोगों ने इन्वेस्ट तो कर दिया रेलवे लाइंस वगैरह में बिछाने में, रेलवे में, पर उनको पैसा वो वापस मिल ही नहीं सका। रियल इस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह, तो लोगों को लगा कि अगर आप संपत्ति खरीद लोगे तो कल को उस ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा। बड़ी बड़ी लोगों ने इमारतें खरीद ली, लेकिन कीमतें गिर गई बढ़ने की जगह, तो लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। शेयर बाज़ार, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने शेयर बाज़ार में अच्छा खासा पैसा लगाया, तो जब शेयर बाज़ार नीचे चली गई तो लोग एकदम घबरा गए, उन्होंने सस्ते रेट पर अपने शेयर बेच दिए, शेयर मार्केट क्रैश हो गई। बैंकिंग और वित्तीय समस्याएं भी आई, बड़ी मात्रा में लोगों ने निवेश करा और ये आर्थिक अटकलें लगाई, इसकी वजह से बैंक कमज़ोर हो गए। जैसे ही कंपनियों को लगा भाई वो दिवालिया हो रही हैं, तो अपना बचा कुचा पैसा भी कंपनियों ने बैंकों से निकाल लिया। जब बैंक से आप पैसा निकाल लोगे तो बैंक उन्हें पर्याप्त धन नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में कई बैंक बंद हो जाएंगे, तो इससे जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। आम जनता का भी जो सेविंग अकाउंट है वो भी खतरे में आ गया। तो अब हुआ क्या, ऋण चुकाए नहीं जा सके, जिन्होंने लोन लिया था वो वापस नहीं भर पा रहे थे। बैंक रन होना शुरू हो गया कि लोग घबरा कर अपना अपना पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ दौड़ रहे हैं, कहीं हमारा पैसा ना डूब जाए। कई बैंक दिवालिया हो गए हैं, विशेष रूप से अमेरिका में। तो एक विश्व लेवल पर वित्तीय संकट आ गया था। वैश्विक व्यापार और बाजार में अस्थिरता, तो यूरोप और अमेरिका में संकट था, तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो धीमा पड़ेगा ही भाई, ये दो बहुत बड़े क्षेत्र हैं। तो इससे उन देशों के निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ा जो वस्त्र बेचते थे, कृषि उत्पाद बेचते थे, औद्योगिक वस्तुएं बेचते थे, क्योंकि मंदी आ गई। सबसे पहले युद्ध भी इस टाइम पे कुछ चल रहे थे। 1870 से 71 में फ्रैंको पर्शियन युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस को, जर्मनी को बहुत सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, ये आपको पता होगा, फ्रैंको पर्शियन वॉर के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में भी, 12th क्लास में भी। सो जब इतना पैसा देना पड़ा था, यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अमेरिका में भी गृह युद्ध चल रहा था 1861-65 में। सो इस युद्ध की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था, देखो जब युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था नीचे चली जाती है, तो पुनर्निर्माण और औद्योगिक बदलावों ने बाजार को अस्थिर बना दिया। जब युद्ध होता है तो आपको धीरे धीरे वापस से रिकवरी करनी होती है, तो उसमें भी बहुत पैसा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बढ़ती लागत, तो कृषि उत्पादन में जब गिरावट आया, प्रोडक्टिविटी जब कम हुई, तो किसानों की जो इनकम है वो भी कम हो गई। कोयला, लोहा, ये सारे संसाधन जो होते हैं इनकी कीमत बढ़ गई। ठीक है, जब ये सब कीमतें बढ़ जाएंगी तो कारखानों की लागत बढ़ जाएगी। फैक्ट्रियों में तो यही कच्चा माल होता है, कोयला, लोहा, इसके बिना तो फैक्ट्री काम ही नहीं कर सकती ना। तो जब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कारखाने कैसे चलेंगे। इससे औद्योगिक गतिविधि कम हो गई, फैक्ट्रियों में एक्टिविटीज़ कम हो गई, नौकरियों में नुकसान हुआ, लोगों को अपना काम धंधा छोड़ना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई। सरकार का रिस्पॉन्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, सरकार के पास इस संकट को संभालने का कोई ऐसा पॉलिसी, प्रोग्राम, नीति कुछ भी नहीं थी। ना तो फैक्ट्रियों की सहायता करी सरकार ने, ना ही मज़दूरों की। तो कई सरकारों ने कठोर मौद्रिक नीति अपनाई, जैसे पैसे की कीमत को स्थिर रखने की कोशिश करी। तो ऐसे में क्या हुआ, आर्थिक सुधार की गति और धीमी हो गई, लोगों और व्यापारों की स्थिति और बदतर हो गई कि लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, व्यापार ठप होता जा रहा है। 1873 की आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या पड़ा दुनिया भर पे, देखो ये एक दीर्घकालिक मंदी थी, लंबे समय तक चलने वाली, जो 20 सालों तक चली थी। कोई छोटे संकट को, मतलब ये कोई छोटा संकट नहीं था, लंबा संकट था। लगभग 2 दशकों तक ये संकट चला है, इसीलिए इसको दीर्घकालिक मंदी कहा जाता है। तो इससे उद्योग प्रभावित हुए, कृषि का क्षेत्र प्रभावित हुआ, बैंक प्रभावित हुए, व्यापार प्रभावित हुआ, सब ठप हो गया। तो यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हुए। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आया, कारखानों ने उत्पादन में कमी कर दी, क्योंकि जब सब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो वो कैसे प्रोडक्शन होगा। कई मज़दूरों की नौकरियां चली गई, कुछ फैक्ट्रियां पूरी तरीके से तबाह हो गई। मज़दूर नौकरी की तलाश में शहरों में भटक रहे थे, जिससे गरीबी बढ़ गई, समाज में असंतोष, समाज में लोग दुखी हैं, समाज में तनाव है। श्रमिक संघर्षों में वृद्धि हो गई, मजदूर बेचारे थक चुके थे कम वेतन में काम कर करके, कार्य की स्थिति अच्छी नहीं होती थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी जो है मज़दूरों की यूनियन बनाई। तो यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनी मज़दूरों की, ताकि उनको बेहतर वेतन मिले, बेहतर उनको कार्य समय मिले कि हाँ भाई इतने से इतने घंटे तक ही काम करवाया जाए, श्रमिकों के अधिकारों की बात हो। बैंक दिवालिया हो गई, कई जगह पर वित्तीय संकट आ गया, बैंक खाली हो गए, लोगों ने डर के मारे अपने पैसे निकाल लिए। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। कृषि का संकट आया, गेहूँ, कपास, ये सब की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। ठीक है, इसका उत्पादन कम हो गया, किसानों की आमदनी, इनकी इनकम कम हो गई, किसान दिवालिया हो गए, कई लोगों ने अपनी ज़मीनें गंवा दी।
काम की तलाश में लोग शहरों की तरफ चले गए। गाँव की अर्थव्यवस्था भी पूरी चरमरा गई। विश्व लेवल पे व्यापार कम हो गया जब देशों ने एक दूसरे से खरीदना बेचना कम कर दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध देशों के कमज़ोर हो गए। कई देशों ने संरक्षणवाद को अपनाया, जैसे बताया था ना मैंने, इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाना, इसको संरक्षणवाद कहते हैं कि आप बस अपने एरिया का सामान बेचना चाहते हो अपने एरिया में। अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट, तो लोगों ने जो ज़मीनें खरीदी थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसका रेट गिर गया। ठीक है, जो ये कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है इसमें कमी आ गई, कोई बन नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है, इमारतें अधूरी लोगों ने बना के छोड़ दी, निर्माण में कमी आ गई। तो ऐसे में क्या होगा, नौकरियां कम होंगी, लोगों के पास पैसा कम बनेगा। समाज में भी सब कुछ खराब हो गया, अपराध बढ़ गए। नौकरी जब लोगों की चली गई, गरीबी आ गई, तो लोगों ने गुस्से में आकर विरोध करा, दंगे करे, कोई चोरी चकारी डकैती में घुस गया, कोई क्रिमिनल बन गया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो और ज़्यादा दिक्कत आ गई। फिर सरकार ने कुछ हस्तक्षेप करा, आखिरकार बैंक में सुधार लाया, श्रमिकों के लिए कानून बनाए सरकारों ने, कुछ समाज कल्याण की योजनाएं बनाई गरीबों की मदद करने के लिए। तो इससे पता चला कि बहुत ज़रूरी था आर्थिक नीतियां सुधारना। राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। इस संकट का सबसे बड़ा दोषी सरकार को माना गया, तो कई सरकारों को बिल्कुल सपोर्ट मिलना बंद हो गया, कई सरकारें चुनाव में हार गई। इस समय पर समाजवाद का विचार उभरा कि समाज में सरकार को मदद करनी चाहिए लोगों की। श्रमिकों के अधिकारों का एक विचार आया कि भाई मज़दूरों के लिए भी कोई आवाज़ उठाए, आर्थिक सुधार बहुत ज़रूरी हैं। तो गरीब और जो श्रमिक मजदूर लोग हैं उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकार और ज़्यादा मिले इसकी मांग करी। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन होने लगा। वही संकट से बचने के लिए उद्योगों और कृषि क्षेत्र ने प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया। कोयला, लोहा, ज़मीन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही थी। ये सब कहाँ से आ रहा है, हमारी प्रकृति से ही तो आ रहा है। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां ख़त्म हो गई तो लोग शहरों की ओर चले गए। भीड़ भाड़ की वजह से शहर भी प्रदूषित हो गए। तो ये सब हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है रूसी क्रांति, फरवरी और अक्टूबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। इसके ऊपर अगर प्रश्न आता है तो आप क्या लिखोगे? तो रूसी क्रांति 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जब रूस में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव हुए थे। हुआ क्या था, ये क्रांति 1917 में हुई थी और इसके परिणाम ये हुए कि रूस का जो साम्राज्य था, वो जिस पे जार नाम से एक राजा होता था वो शासन करता था, तो वो साम्राज्य का अंत हो गया और एक नया देश बना जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस क्रांति का परिणाम हुआ। एक राजनीतिक पार्टी थी जिसको बोल्शेविक पार्टी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। तो उन नेता का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे क्रांति में। इस पार्टी में किसानों का बहुत समर्थन था, मज़दूरों का, सैनिकों का। तो जो इन सभी लोगों के साथ अन्याय हो रहे थे, इस वजह से ये लोग इस पार्टी से जुड़े थे। तो इन समूहों ने ज़ार यानी कि जो वहाँ का राजा ज़ार होता था उसके शासन के खिलाफ विद्रोह किया। परिणाम ये हुआ कि पुरानी सरकार बहुत जल्दी ढह गई और बोल्शेविकों ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। रूसी क्रांति हुई क्यों थी? देखो, वहाँ पे आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा थी। रूसी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, लोगों के पास पर्याप्त खाना या पैसा नहीं था। राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारी दिक्कतें थी, सरकार बहुत भ्रष्ट थी, अयोग्य थी, सही से काम नहीं करती थी, जिससे जनता का विश्वास उठ चुका था। सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, अमीर लोग बहुत अमीर थे, गरीब लोग बहुत कठिनाई में थे। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि युद्ध में रूस ने जब भागीदारी ली, जब रूस जो है युद्ध में घुसा पहले वर्ल्ड वॉर में, तो ऐसे में वहाँ के लोगों की स्थिति और ख़राब हो गई। कई लाखों सैनिक मारे गए, भोजन की कमी हो गई। 1905 की रूसी क्रांति कैसी थी? देखो, 1905 की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आम जनता, मज़दूर, किसान, यहाँ तक कि सैनिक भी बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। हुआ क्या था कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? लोग बहुत गरीब थे, पीड़ा में थे, मज़दूरों को बहुत कम वेतन मिलता था, काम की स्थिति बहुत ख़राब थी, समाज में बहुत अन्याय था, अमीर और गरीबों की बीच की खाई बहुत बड़ी थी। राजनीतिक रूप से जो जार था, जो राजा था, वो एक तानाशाह था, बहुत अपने मन की चलाता था, जनता को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई न्याय नहीं होता था। सैनिक भी विफल थे, यानी कि रूस को जापान के साथ युद्ध में भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो हुआ क्या, एक तारीख आती है 9 जनवरी 1905, ब्लडी संडे कहा जाता है इसको। तो 1905 की क्रांति बहुत चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च करते हुए जा रहे थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे फादर गैपन, जो कि एक पादरी थे। हज़ारों मज़दूर थे जो जार के महल की तरफ जा रहे थे, एक लेटर लिखकर, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। तो लोगों को लगता था कि जार उनके दुख दर्द को समझेगा और वो शायद उसको पता नहीं होगा कि लोग कितने दुखी हैं। लेकिन ज़ार ने तो ये बोला
की सैनिकों को जाओ जनता की बात सुनने की बजाय उन पर गोलियां चला दो। तो भाई 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। ये दुखद घटना को ब्लडी संडे इसीलिए कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उठ गया जार से। तो ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ, पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े बड़े शहरों में लोगों ने हड़तालें करी, गाँव में किसानों ने विद्रोह करा। पोलैंड जो उस समय में रूसी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ भी विद्रोह हुआ। यहाँ तक कि ओडेसा बंदरगाह के नाविक लोग जो थे वो भी इसमें जुड़ गए। ठीक है, नाविक भी आ गए। राजघराने का एक सदस्य है ग्रैंड ड्यूक सरगेई, उसको तो क्रांतिकारियों ने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, राजा का करीबी था। ज़ार ने क्या प्रतिक्रिया दी, उसने बोला जार डर गया और इसलिए उसने लोगों को शांत करने के लिए कुछ वादे करे। कहा कि एक संसद बनाऊंगा जिसको ड्यूमा कहा जाता है, पार्लियामेंट, जहाँ पे जनता को कुछ हद तक प्रतिनिधित्व मिल सके, लोग आके वहाँ बैठेंगे और मिलजुल कर कानून आगे बनाएंगे। जार ने वादा किया मतदान का अधिकार दूंगा, कानूनी सुधार करूंगा, कोई भी कानून ड्यूमा की मंजूरी के बिना पारित नहीं होगा, जो भी मेरे साम्राज्य में कानून बनेगा वो पार्लियामेंट यानी कि ड्यूमा में बनेगा। तो एक लोकतंत्र टाइप ऑफ मैं लाऊंगा। तो जार ने ड्यूमा को असली सत्ता असल में नहीं सोची और नहीं सौंपी। मजदूर और गरीब लोग अब भी अधिकारों से वंचित रखे और जार के सिर्फ मतलब ये जो वादे थे सिर्फ वादे ही थे। तो वो इसीलिए थे कि विरोध प्रदर्शन रुक जाए, ना कि वो कोई बदलाव करना चाहता था। अब यहाँ पे दो लोग हैं, सोवियत और लियोन ट्रॉट्स्की। तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मज़दूरों ने क्या करा, अपने कुछ प्रतिनिधि चुने जो वर्कर लोग थे और उन्होंने एक परिषद बनाई, सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत नाम से एक ग्रुप बनाया। तो इस सोवियत यानी कि इस यूनियन, इस ग्रुप का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे लियोन ट्रॉट्स्की, एक इन्हीं में से ही एक आम आदमी थे। और उसके बाद यहाँ से क्रांति बढ़ गई। ये जो सोवियत्स थे यानी ये जो वर्कर्स थे, ये जनता से कहते हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आप कोई टैक्स मत दो। ज़ार ने ट्रॉट्स्की और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ज़ार दुखी आ गया था इनसे, जिससे हड़तालें और बढ़ गई। क्रांतिकारी भी बढ़ गए आगे चल के। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त करके सुधार को स्वीकार करना चाहते थे कि चलो भाई आंदोलन वगैरह शांत करो, और जबकि सोशल डेमोक्रेट जैसे कुछ अन्य लोग थे जो पूरा बदलाव और एक नया संविधान चाहते थे। तो दो तरीके के लोग थे जो क्रांति कर रहे थे, एक थे जो सुधार चाहते थे, एक थे जो नया संविधान चाहते थे। फिर ये क्रांति का अंत कैसे हुआ, 1907 तक जार ने दोबारा सत्ता पर नियंत्रण पा लिया। जार फिर से मजबूत हो गया और उसने अपने वादों को तोड़ दिया। जो भी वादे जार ने करे थे वो सारे वादे उसने तोड़ दिए, सारे क्रांतिकारियों के उसने कुचल डाला। लेकिन जनता ने इस आंदोलन से महत्वपूर्ण सबक सीख लिया कि भाई अगर हम साथ रहेंगे तो इसको हटाया जा सकता है, कि जनता बदलाव चाहती है ये तो दिख गया। सरकार के लिए एक चेतावनी थी ये क्रांति। इसने नई राजनीतिक विचारधाराओं को जन्म दिया कि आगे चल के भविष्य में क्रांतियाँ होंगी तो हम लोग तैयार हैं। हालांकि सोवियत्स अल्पकालिक रहे लेकिन वे भविष्य की सफल क्रांतियों के लिए एक आदर्श मॉडल बन गए। पहले तो वो कुछ समय के लिए ही सिर्फ उनका असर दिखा। फिर अक्टूबर-नवंबर 1917 में क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर की क्रांति जिसे बोल्शेविक क्रांति हम कहते हैं 1917 में हुई थी। ये रूस के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। इसने रूस की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया और रूस का साम्राज्य ख़त्म हो गया। हुआ क्या, अक्टूबर से पहले क्या हुआ वो समझो। तो 1917 की शुरुआत में ही फरवरी क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया था। ठीक है, फरवरी में ही बहुत सीन हो गया था। एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी यानी कि टेम्परेरी, लेकिन वह युद्ध, गरीबी और भूख और ज़मीन की समस्या जैसे मुख्य मुद्दों को सुलझाने में असफल रही। जार हट गया, एक अंतरिम सरकार बनी, वो भी कुछ नहीं कर पाई। जनता अभी भी खुश नहीं थी, देश में अराजकता बहुत ज़्यादा थी। तो बोल्शेविक लोग थे कौन, ये लोग क्रांतिकारी थे जिसका नेतृत्व कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, जो मेन नेता है मुख्य। वे समाजवाद में विश्वास करते थे, यानी कि समाज में सबको इक्वलिटी मिले, ज़मीन, फैक्ट्रियाँ, सारे संसाधन किसी राजा के पास ना हो बल्कि सरकार के पास हो, सब सरकारी कर दो। उन्होंने एक नारा दिया, शांति, ज़मीन और रोटी का, यानी कि जो आम जनता को चाहिए था कि शांति रहे, ज़मीन सबको मिले, रोटी खाने को सबको मिले। अक्टूबर क्रांति के दौरान हुआ क्या, अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक लोगों ने पेट्रोग्राड, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग नाम से जाना जाता है, जो उस समय रूस की राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया और जो उस टाइम की प्रोविजनल सरकार थी, अंतरिम सरकार, उसको उखाड़ फेंका और जार का पतन हो गया। और ये जो पार्टी आई, ये जो प्रोविजनल सरकार थी, ये टेम्परेरी थी, इसको हटा दिया।
जब सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया थी तो ये सोची समझी प्रक्रिया थी, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि एक पूरी योजना के तहत ये सब किया गया था। जितने भी बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंग्स थी, रेलवे थी, संचार लाइंस थी, सब पे कब्जा कर लिया इन्होंने। तो बोल्शेविक लोगों ने पुराने नेताओं को हटा दिया और उनकी जगह अपने समर्थकों को नियुक्त कर दिया, नेताओं को बड़े बड़े पोस्ट पर। उन्होंने एक नई सरकार बनाई जो अब समाजवादी सरकार थी, समाज के लिए काम करने वाली थी। अब शक्तियाँ मजदूरों के हाथ में, किसान के हाथ में और सैनिकों के हाथ में बांटनी थी। इसको अक्टूबर क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई थी, यानी कि रूस का कैलेंडर है जिसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये अक्टूबर में हुई थी। आज जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर। उसके अकॉर्डिंग ये क्रांति नवंबर में हुई थी 1917 में। तो कुछ किताबों में इसे अक्टूबर नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। ये क्रांति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि इससे रूसी साम्राज्य पूरा ख़त्म हो गया, आधिकारिक रूप से एक समाजवादी देश बना सोवियत संघ, ठीक है, 1922 में। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी बनी और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में एक पार्टी का शासन आया और साम्यवाद का शासन आया। दुनिया ने एक नए प्रकार की सरकार को जन्म लेते देखा, जहाँ सिर्फ कोई राजा नहीं था, कोई पूंजीपति नहीं था, बल्कि श्रमिक लोगों ने अपनी सरकार बनाई। फिर 1917 की फरवरी क्रांति क्या है? इसे फरवरी क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उस समय जूलियन कैलेंडर था रूस का, उसके अकॉर्डिंग ये क्रांति 23 फरवरी 1917 को शुरू हुई थी, जो आज के अकॉर्डिंग 8 मार्च होगा। तो इसी कारण इसे फरवरी क्रांति कहा जाता है, भले ही ये आज के कैलेंडर के अनुसार मार्च में शुरू हुई थी। फरवरी क्रांति कैसे हुई? देखो, पेट्रोग्राड में ही ये क्रांति हुई थी। जो लोग थे, जितने भी मजदूर थे, महिलाएं थी, सड़कों पर आ गए थे, रोटी की मांग कर रहे थे, हर जगह भोजन की कमी थी। तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा था, मजदूर बढ़ते जा रहे थे। 11 मार्च को सरकार ने प्रदर्शन को दबाने के लिए सैनिक भेजे और कुछ सैनिकों ने तो भीड़ पर गोली चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। लेकिन कई सैनिक ऐसे भी थे जो आम नागरिकों पर गोली चलाने से इनकार कर रहे थे। तो कुछ सैनिकों ने तो प्रदर्शनकारियों के साथ भी मिलकर उल्टा ही मतलब जो है सरकार के ऊपर ही वो मतलब गोलियां चलाईं। तो इससे क्या है कि एक विरोध जो छोटा सा हुआ था, एक पूरी क्रांति बनी। तो इसी तरीके से जार का अंत हुआ था। तो जार का पतन कैसे हुआ था? ये फरवरी की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आया था ना अक्टूबर नवंबर, ये पहले का बता रहा हूँ। तो 12 मार्च को रूसी संसद जो ड्यूमा है, वहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, वही वाली जार के बाद वाली। कुछ ही दिनों बाद जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया, अपना छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। इसके साथ ही रूस में जो रोमानोव डायनेस्टी थी, रोमानोव परिवार था, जो 300 साल से शासन कर रहा था, जो जार का परिवार था, वो ख़त्म हो गया, उसका अंत हो गया। अस्थायी सरकार बनी। जार के जस्ट ख़त्म होते ही देश को संभालना था, तो कोई प्रोविजनल तो गवर्नमेंट चाहिए थी। तो शुरू में इस गवर्नमेंट को प्रिंस लवोव जो थे वो संभाल रहे थे। बाद में अलेक्जेंडर केरेंस्की इसको संभालने लगे, जो कि एक युवा वकील थे। लेकिन ये सरकार का काम क्या था? भाषा की स्वतंत्रता लोगों को देना, यूनियन बनाने की आज़ादी देना लोगों को, कानून के समक्ष सबको बराबर समझना, हड़ताल करने की अनुमति देना, लोगों को अधिक नागरिक अधिकार देना। और ये बेसिकली एक लिबरल डेमोक्रेसी चाहती थी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, यानी कि सभी को लोकतंत्र की तरफ ले जाना। लेकिन इस सरकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो अभी भी चल रहा था, उसमें रूस भाई घुसा रहा, जबकि ज़्यादातर लोग चाहते थे युद्ध से बाहर आ जाओ, युद्ध में मत जाओ। भोजन की कमी बहुत ज़्यादा थी और बढ़ गई। किसानों ने खेतों में लूटपाट करना शुरू कर दिया, शहरों में दंगे भड़क गए। जनता ने भी अस्थायी सरकार पर भरोसा खो दिया। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इस पर किसी को भरोसा नहीं था। तो फरवरी से अक्टूबर के बीच में रूस में क्या हुआ कि एक तो अस्थायी सरकार थी और एक तरफ थे सोवियत लोग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही सारा पंगा चल रहा था। तो ये जो सोवियत लोग थे, ये चाहते थे कि युद्ध ख़त्म करें, वर्ल्ड वॉर वगैरह में ना घुसें, किसानों को ज़मीनें दी जाएं, 8 घंटे का काम हो सिर्फ एक दिन में मज़दूरों के लिए, मज़दूर और गरीबों के लिए अधिकार हों। लेकिन अस्थायी सरकारों ने अस्थायी सरकार सोवियत्स की मंजूरी के बिना कोई बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती थी। तो सत्ता दो लोगों के बीच फंस गई, द्वैत सत्ता। परिणाम क्या हुआ? जो केरेंस्की थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के नेता थे, वो युद्ध जारी रखना चाहते थे अभी भी, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। जो बोल्शेविक लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको जनता का पूरा समर्थन मिला। तो अस्थायी जो सरकार थी वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और लोग चाहते थे एक मजबूत नेता। तो ये असंतोष बहुत ज़्यादा था और लोगों में बहुत अशांति थी। तो इससे अक्टूबर क्रांति की एक चिंगारी लगी, जहां बोल्शेविक लोगों ने पूरा कंट्रोल अपनी तरफ ले लिया।
लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या है, इसको समझते हैं। अप्रैल थीसिस का मतलब होता है जो फरवरी की क्रांति जब ख़त्म हुई तो उसके बाद 1917 में व्लादिमीर लेनिन फिनलैंड से रूस लौटे थे उस टाइम पे, और वो पेट्रोग्राड पहुँचे, जिसको अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। वहाँ पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। आने के कुछ ही समय के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया जहाँ उन्होंने अपने विचारों को बताया, जिसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। इसमें मुख्य विचार क्या थे? लेनिन चाहते थे कि रूस को एक लोकतांत्रिक क्रांति से आगे ले जाकर एक समाजवादी क्रांति की तरफ ले जाना, यानी कि वो चाहते थे समाजवाद हो, लोकतंत्र उनका मतलब मुद्दा नहीं था। उनका नारा था सारी सत्ता सोवियत्स को, यानी कि मजदूरों के हाथ में सारी पावर दे दो। तो उनका मानना था कि सरकार का नियंत्रण अस्थायी सरकार की बजाय हमें दे दो, मजदूरों को दे दो, हम अच्छे से संभालेंगे। तो लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में कुछ बातें कही थी कि मैं युद्ध को तुरंत ख़त्म करूंगा, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को पीछे कर लूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अस्थायी सरकार को कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा, जो भी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है बहुत कमज़ोर है, नकली है, बोला ये सिर्फ अमीर लोगों की है, और सारी सत्ता सोवियत्स को यानी कि मज़दूर और जो सैनिक लोग हैं हमारे जो सोवियत्स हैं वही देश चलाएंगे, पुराने लोग नहीं चलाएंगे। और सारी ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर किसानों को दे दूंगा, भूमि का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, सभी बैंक राष्ट्रीयकृत हो जाएंगे, सभी बैंक सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, पुलिस सेना नौकरशाही का उन्मूलन, यानी कि लेनिन का मानना था कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, और वे इन्हें जनता की मिलिशिया से बदलना चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें चेंज हो जाएं। जो नौकरशाह लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, ये बहुत तंग करते थे लोगों को। समाजवादी सरकार बनाना चाहते थे वो, कि अब राजतंत्र ख़त्म हो, समाजवाद आए, समाज के लिए ही सिर्फ काम किया जाए। तो लेनिन के जो विचार थे, शुरुआत में तो लोग चौंक गए, उनके विचारों से लगा कि वो बहुत कट्टरपंथी हैं, लेकिन कुछ समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग जैसे कि मेनशेविक भी भ्रमित थे, उनसे सहमत नहीं थे। मेनशेविक नाम से भी एक बंदे थे, बोल्शेविक, मेनशेविक, ये सारे समाजवादी लोग ही थे, लेकिन लेनिन के विचार बहुत कट्टर थे। वो क्लियरली अपने भाषण वगैरह से ये सब बोल रहे थे। हफ्ते दर हफ्ता बीतता गया, मज़दूर किसान सैनिक उनसे जुड़ते गए, तो उन्होंने रूसी क्रांति को पूरी तरीके से बदल दिया। लेनिन ने लोकतंत्र की जगह उसने समाजवाद की तरफ ध्यान दिया, और बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 की नींव यहीं से आई, और एक टर्निंग पॉइंट बना जिससे मज़दूर वर्ग और सोवियत लोगों ने मिलकर, सभी ने मिलजुल कर सरकार बनाई। तो रूसी क्रांति का कारण क्या था ये आपको पता चल गया होगा। थोड़ा और बता देता हूँ कि भाई 1800 के अंत तक क्या हो रहा था कि रूस में फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगा दी गई थी, हज़ारों लोग गांव छोड़कर फैक्ट्रियों में आ रहे थे शहर की तरफ। तो शहर का जीवन जो था मज़दूरों के लिए बहुत नया था। वे राजनीति और अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक होने लगे थे। पहले गाँव में तो इतनी जागरूकता होती नहीं है। मज़दूरों ने क्लब यूनियन वगैरह ज्वाइन कर ली जहाँ पे वो अपनी बातें करते थे, समाजवाद से रिलेटेड विचार, कार्ल मार्क्स के विचार डिस्कस होने लगे, और यहाँ तक कि सैनिकों ने भी ये सब चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी। तो ये जो एक सोच थी, इसकी वजह से भी एक गुस्सा लोगों में आया। जार तो बहुत दमनकारी था, आपको पता ही है कि जार ने जीवन सुधारने की बजाय लोगों का और स्थितियाँ बदतर बना दी थी। उसकी सरकार बहुत कड़ी दमनकारी कानून बनाती थी, जिससे कि कोई लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, लोगों के पास कोई आवाज़ नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, लोगों के साथ न्याय नहीं होता था। तो तानाशाही शासन था, लोगों में नाराज़गी आ गई थी, राजनीतिक रूप से लोग जागरूक हो रहे थे। 1883 में समाजवादी विचारों के आधार पर एक पार्टी बनी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। बाद में यही पार्टी दो ग्रुप में बटी आगे चल के 1903 में, मेनशेविक और बोल्शेविक। मेनशेविक वो थे जो लोकतंत्र चाहते थे, बोल्शेविक वो थे जो समाजवाद चाहते थे, लेनिन वाले बंदे थे। तो ये समझ में आ गया मेनशेविक और ये बोल्शेविक क्या था, कि इसी पार्टी के दो रूप थे। मज़दूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है, कोई मिडिल क्लास ज़्यादा नहीं था, या तो लोग बहुत गरीब थे या बहुत अमीर थे। तो जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने रूसी फैक्ट्रियों में पैसा लगाया, लेकिन उन्हें सिर्फ मुनाफे की चिंता थी, ठीक है, उन्हें सिर्फ बाहर के लोग पैसे लगा रहे थे, मज़दूरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। सब कुछ चाहिए था मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दें और उन्हें कम वेतन दिया जाता था। तो ना तो कोई यूनियन थी, ना कोई कानून था उनके लिए, ना कोई राजनीतिक अधिकार थे, लोगों में गुस्सा था सिर्फ। रूस में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, रूस एक पिछड़ा देश था आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सरकार के पास संसाधन सीमित थे, भूख कंट्रोल हो नहीं रही थी, नौकरियां थी नहीं, शिक्षा थी नहीं। शांति और सुधार की बजाय जार जो है वो युद्ध में घुस रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लोगों को दबा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर रूसी लोग बहुत बुरी हालत में थे, तो आर्थिक रूप से बहुत बदहाली थी, हाल ख़राब था। तो प्रभाव क्या पड़ा इसका?
एक तो इस क्रांति से निरंकुश शासन खत्म हो गया, जो क्रांति से पहले रूस पर जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था वो अंत हो गया उसका, जो रोमानोव डायनेस्टी थी, वंश था, उसका अंत हो गया, राजशाही नष्ट हो गई। अभिजात वर्ग और चर्च की ताकत कम हो गई। अब लोग सदियों से चले आ रहे ये जो शोषण से मुक्त हो गए। पहले समाजवादी राज्य का निर्माण हुआ दुनिया में, पहला देश बना सोवियत समाजवादी गणराज्य, यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे कहा जाता है, पहला देश बना जो समाजवाद पे बना, साम्यवाद पर बना, और उसका उद्देश्य था समाज में सबको समानता रखना, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास ना हो, शोषण का अंत करना। आर्थिक योजनाएं बनाई। क्रांति के बाद रूस की हालत ख़राब थी, उद्योग कमज़ोर पड़ गए थे, अर्थव्यवस्था ख़राब थी, तो नई सरकार ने योजनाएं बनाई, 5 ईयर प्लान बनाए, ठीक है, और तेज़ विकास करना था उद्योगों का, संसाधनों पर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल बनाना था, ना कि किसी अमीर आदमी का। धन का वितरण समान हो, पूरे देश में जो लोग हैं अमीर गरीब ज़्यादा ना हो, सब बराबर हो लगभग, और सामाजिक असमानता जो है वो ख़त्म हो, यानी कि एक ऐसा समाज हो जहाँ क्लासलेस सोसाइटी बने, कोई अमीर गरीब क्लास ना हो, सब बराबर हो। सभी नागरिकों से काम करने की अपेक्षा थी और राज्य को रोजगार देना अनिवार्य था, यानी कि सभी लोग काम करेंगे, सभी को रोजगार मिलेगा। निजी संपत्ति नहीं होगी, लाभ कमाने वाली चीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं होगा, सब इक्वल होगा। तो अमीर और गरीब समान रूप से मतलब देखे गए, वर्गों में जो भेद था उसमें कमी आई, हर कोई देश के लिए काम करता था, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये फ़ायदा रहा। शिक्षा में प्रगति हुई धीरे धीरे। क्रांति से पहले रूस में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, अज्ञानता से पीड़ित थे। क्रांति के बाद शिक्षा को बहुत प्रायोरिटी दी, साक्षरता बढ़ी, लोग पढ़े लिखे, लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई, आधुनिक सोच आई। शिक्षा ने आर्थिक विकास करने में मदद करी, कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में एक जागरूकता आई लोगों में। तो इसका क्या था कि भाई सोवियत संघ जो क्रांति के बाद बना, विश्व स्तर पर प्रभावशाली बन गया, एक महाशक्ति बना अमेरिका के बाद, ठीक है, इस लेवल तक आगे बढ़ा, और इसने दूसरे देशों को भी बोला कि भाई आप समाजवाद साम्यवाद को अपनाओ, बहुत बढ़िया है ये विचारधारा। इस क्रांति से मजदूरों के अधिकारों और साम्राज्यवाद के विरोध को भी देखने को यहाँ पे मिला कि भाई मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई गई, साम्राज्यवाद का अंत हुआ। और एक इतिहासकार ने बोला कि 1933 से 45 को छोड़कर 20वीं सदी की राजनीति पुरानी व्यवस्था और समाजवादी क्रांति को रोकने की कोशिश के बीच संघर्ष था। यानी कि 20वीं सदी की राजनीति में बेसिकली रूस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसके कारण क्या थे और इसके क्या प्रभाव हुए, तो आइए समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसमें दुनिया के बड़े बड़ी शक्तियां शामिल थी, जो दो ग्रुप बन चुके थे। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और एक तरफ था केंद्रीय शक्तियां, जिसको सेंट्रल पावर कहा जाता है। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान, ये सब थे। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये सब थे। युद्ध से पहले क्या हो रहा था देखो, यूरोप में उस समय ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य जैसे शक्तिशाली बड़े बड़े साम्राज्य थे, इनका दबदबा था यूरोप में। ये देश राजनीतिक प्रभाव, सैन्य ताकत, उपनिवेश और आर्थिक नियंत्रण के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। हर कोई चाहता था मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, मेरी सेना ज़्यादा मजबूत हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना गुलाम बनाऊं, मेरे पास ज़्यादा पैसा हो। ये धीरे धीरे कंपटीशन शत्रुता में बदल गई, यानी कि यही कंपटीशन की वजह से दुश्मनियां बढ़ गई और देशों ने युद्ध करना शुरू करने से पहले ही अपनी सेना को तैयार कर दिया था। तो तनाव इसलिए भी चरम पर था क्योंकि देश गुप्त और सार्वजनिक सैन्य जो है गठबंधन बना रहे थे, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ गठबंधन बना रहा था। अगर इस पे अटैक किया तो मैं भी अपने पे अटैक मानूंगा। सैन्य खर्चा तेज़ी से बढ़ रहा था। हर देश में राष्ट्रवाद की एक भावना आ रही थी कि हाँ भाई हम एकदम गुस्से से हैं अगर हमारे देश पे किसी ने कुछ किया तो। देशों के बीच अविश्वास और डर का माहौल था। सभी देश डरे हुए थे, एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे, और एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो बहुत बड़ा युद्ध भी हो सकता था। तो इसके लॉन्ग टर्म कॉज क्या रहे? एक तो है सैन्यवाद। देखो यूरोप में बड़ी सेनाएं और नौसेनाएं जो हैं देश बना रहे थे अपनी अपनी। मशीन गन, टैंक, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, ऐसे हथियार हर देश बना रहा था। हर देश युद्ध के लिए तैयार हो रहा था कि भाई सैन्य शक्ति हर कोई अपनी एकदम टॉप पे रखे। सैन्य गठबंधन प्रणाली, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग अपना गठबंधन बना रहे थे कि एक दूसरे की रक्षा करेंगे अगर किसी पर अटैक हुआ तो ऐसे में दो ग्रुप बने पहले तो यूरोप में, ट्रिपल एंटेट जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। तो जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये सहयोगी देश भी खींचे चले गए, भले ही वे सीधे शामिल ना हो। ठीक है, पहले तो ये अलग अलग ग्रुप थे। साम्राज्यवाद बहुत चरम पर था।
यूरोप की शक्तियां अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनियां बना रही थी, उपनिवेश बना रही थी। कंपटीशन, कौन ज़्यादा देशों को गुलाम बनाएगा, इससे बड़े बड़े महाशक्तियों के बीच टकराव हो रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था, विश्वास उठ रहा था। राष्ट्रवाद, यानी कि लोग मानते थे कि उनका राष्ट्र सबसे ऊपर है, उनकी संस्कृति सबसे ऊपर है। तो जर्मनी, फ्रांस और इटली में तो राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत ज़्यादा थी। और ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य में भी छोटे छोटे जाति समूह में लोग रहते थे, बटे हुए थे, जो कि चाहते थे कि हमारी भी एक स्वतंत्र पहचान है। उदाहरण के लिए सर्ब नाम से एक कैटेगरी है लोगों की जो ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होना चाहते थे, ठीक है। और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में संघर्ष भी था। सबसे मेन कारण रहा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हो गई। ये कौन था? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज, एक राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की साराजेवो नाम से एक जगह में एक सर्ब राष्ट्रवादी गावरीलो प्रिंसप ने हत्या कर दी। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया कि भाई ये सर्बिया वाला बंदा आया है, उसने ये सब किया है, तो उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। तो गठबंधन के कारण बाकी के देश भी आ गए, जब क्योंकि सर्बिया के साथ रूस था तो भाई रूस ने सपोर्ट किया उसको, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया, फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस को सपोर्ट किया। समझ रहे हो? इसी वजह से ये बन गया बवाल। तो ये जो चेन रिएक्शन हुआ, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अब इस विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। इसका लोगों, देशों और पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। मानव और भौतिक क्षति बहुत ज़्यादा, 1 करोड़ सैनिक और 70 लाख आम नागरिक मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए, अपंग हो गए, किसी का क्या अंग अलग हो गया। फ्रांस, बेल्जियम, पूर्वी यूरोप के शहर के गांव, देहात, शहर सब नष्ट हो गया। कई परिवारों के पिता चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई मर गया। आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था। देशों ने युद्ध पर अरबों डॉलर खर्च करे, भाई पैसा तो लगेगा युद्ध करने में। यूरोप की अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के शिकार बन गए, महंगाई बढ़ गई, कर्ज लेना पड़ा। अमेरिका और अमीर शक्तिशाली बन गया क्योंकि वो युद्ध में इतनी जल्दी नहीं घुसा था, वो पहले तो दूर था, वो अपने हथियार बेचने में लगा हुआ था। महान साम्राज्यों का पतन हो गया। जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य। तो इसके पतन के बाद कुछ नए देश बने, इन्हीं में से पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया। समाज में परिवर्तन आया युद्ध की वजह से। रूस के अंदर साम्यवाद की विचारधारा पनपी, जो मैंने पीछे पढ़ा दी आपको। इटली और जर्मनी में फांसीवाद नाम से एक विचारधारा आई, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो महिलाओं ने भी युद्ध के दौरान पुरुषों के स्थान पर काम करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने काम संभालना शुरू कर दिया, उनके पुरुष जब युद्ध में जा रहे थे। तो इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़े। युवा पीढ़ी या तो सदमे में चली गई, इतने लोग मर गए, या एकदम वो खो ही गए। लोगों का राजतंत्र और पुरानी प्रणालियों से विश्वास उठ गया। तो इस युद्धों को, सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध माना जाता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? सबसे पहले तो जब ये युद्ध ख़त्म हुआ तो एक वर्साई की संधि करवाई गई 1919 में। तो ये जर्मनी और मित्र देशों के बीच ये संधि करवाई गई थी और बोला गया जितना भी युद्ध हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसका जिम्मा जर्मनी को उठाना पड़ेगा, जिम्मेदार जर्मनी है। तो उसको युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा, औपनिवेशिक क्षेत्रों और ज़मीनों को खोना पड़ा। जो 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 जो, जो मतलब जर्मनी ने कंट्रोल कर रखी थी ज़मीनें, वो उसको खोनी पड़ी। अपनी सेना और हथियारों को घटाने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया। तो जर्मन लोगों ने इस संधि को अन्यायपूर्ण बताया, बोला कि हमारा तो अपमान हो गया है। तो इससे गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और हिटलर नाम से भी एक तानाशाह उभरा इसी वजह से। राष्ट्र संघ की स्थापना, शांति बनाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन बनना बहुत ज़रूरी था। तो ये विचार अमेरिका के राष्ट्रपति का था, वुड्रो विल्सन का। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र संघ बनाते हैं। अमेरिका खुद इसमें शामिल नहीं था। बेसिकली इसको बनाने का मकसद था भविष्य में कोई युद्ध वगैरह ना हो। नए देश और सीमाएं, तो यूरोप का नक्शा पूरी तरीके से बदल गया। नए देश बने, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया। तो इनमें अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, जो भविष्य में चलकर बहुत दिक्कतें आई। राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा थी, तानाशाहों का उदय हुआ। इस युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, रूस में बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। लोगों को चाहिए थे मजबूत नेता, जैसे रूस में लेनिन, इटली में मसोलिनी, जर्मनी में हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी, युद्ध तो ख़त्म हो गया, पर अब ये संधि बहुत अन्याय वाली थी। आगे जो वर्साई की संधि वगैरह हुई थी, तो कई देशों में आर्थिक समस्या आ गई, कई लोग गुस्से में थे। तो हिटलर जैसे जो व्यक्ति थे, उन्होंने आगे भी युद्ध करना चाहा, जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ।
अब हमारा अगला टॉपिक है वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि क्या है? बेसिकली जब आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ लिया तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी फ्रांस के वर्साई के महल में, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। सो वहाँ पे बेसिकली पहला विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ये किया गया था, और ये शांति संधि थी कि अब आगे कोई युद्ध ना हो। तो इनमें मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और जर्मनी, जो कि बहुत बड़ा देश था, उसको बुलाया गया था, उसके बीच में ये साइन हुआ था। इस संधि का उद्देश्य था भविष्य में कोई युद्ध ना हो, और इसके लिए जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। हालांकि ये संधि जर्मनी के लिए बहुत कठोर थी, अपमानजनक थी, जिससे आगे चलकर बहुत नुकसान हुआ। यही आक्रोश आगे चलकर एडोल्फ हिटलर के उदय का कारण भी बना। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसको समझते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक इसी में आता है कि युद्ध का अपराध अनुच्छेद। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया, इसको गिल्टी बताया गया। अनुच्छेद 231, जिसे कहा जाता है कि युद्ध मतलब कि जर्मनी ने पूरी ये मतलब जो है ये काम किया है जर्मनी ने, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी जर्मनी की है और उसके सहयोगियों की। जर्मनी को युद्ध के दौरान हुए सभी नुकसान, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्षति हुई है, उसका जिम्मेदार माना गया, और इससे जर्मन जनता का बहुत अपमान हुआ, क्योंकि जर्मनी के लोग मानते थे कि पूरा दोष उनका नहीं है। बोला गया कि क्षतिपूर्ति की मांग करें, यानी कि जो भी क्षतिपूर्ति मतलब करनी है वो जर्मनी करेगा। अब भारी क्षतिपूर्ति, जर्मनी पर वित्तीय बोझ आ गया, तो जर्मनी को बहुत बड़ा पैसा देना था, ठीक है। कुल राशि बाद में तय की गई, लगभग 33 बिलियन डॉलर, ठीक है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, महंगाई बढ़ गई, जनता बेरोजगार, गरीब। तो कई मानते हैं इसी वजह से नाजी पार्टी आई हिटलर की, जो कहती है जर्मनी की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला हम लेंगे। क्षेत्रीय क्षति भी हुई, जर्मनी के बहुत सारे एरिया उसने खो दिए, जैसे अल्सेस लॉरेन, वो फ्रांस को उसको लौटाना पड़ा। यूपेन मालमेदी बेल्जियम को वापस दे दिया गया। नॉर्दर्न श्लेस्विग, यहाँ पर ये एरिया डेनमार्क को दे दिया गया। पॉलिश कॉरिडोर पोलैंड को समुद्र तक पहुँचने हेतु बनाया गया था। और डॉजिक को राष्ट्र संघ के अंतर्गत, यानी कि ये लीग ऑफ नेशन को दे दिया गया ये शहर। तो इसके जितने बड़े बड़े शहर जिसने कब्जा वब्जा करा था, जो भी था, वो सब चले गए। तो इससे लगभग 13% एरिया जर्मनी का कम हो गया, 7 मिलियन लोगों पर असर पड़ा। जर्मनी पर सैन्य प्रतिबंध भी लगाए गए कि जर्मनी वाले सिर्फ 1 लाख सैनिक रख सकते हैं। टैंक, भारी तोपखाने, विमान आप नहीं रखोगे। नौसेना के पास सिर्फ 6 युद्धपोत रहेंगे, कोई पनडुब्बी नहीं रहेगी। जबरन भर्ती नहीं होगी आर्मी में किसी की। राइनलैंड नाम से एक एरिया था, उसको बोला गया वहाँ पर कोई सेना नहीं तैनात रहेगी, वहाँ कोई जर्मनी की सेना नहीं रहेगी। ये सारी शर्तें थी, इसी वजह से जर्मनी को वीक करना है कि भाई। और हुआ क्या, राइनलैंड का असैन्यकरण। राइनलैंड क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच का एक बॉर्डर का एरिया है। बोला गया कि वहाँ पे कोई सेना नहीं रहेगी, कोई जर्मनी की सेना, कोई हथियार वगैरह वहाँ नहीं होंगे। तो वहाँ पर सिर्फ मित्र राष्ट्र की सेनाएं 15 वर्ष तक कब्जा करके रहेंगी ताकि शांति बनी रहे वहाँ। उद्देश्य था फ्रांस को भविष्य में सुरक्षित करना जर्मनी से। लेकिन 1936 में हिटलर ने इस संधि को तोड़कर राइनलैंड में अपनी सेना तैनात कर दी थी, याद रखना, जिसे मित्र देशों ने दंडित नहीं किया। और इससे जर्मनी को और ज़्यादा आक्रामक बनने का प्रोत्साहन मिला कि जर्मनी बहुत ज़्यादा आक्रामक बन गया। इसके बाद वर्साई की संधि के बाद लीग ऑफ नेशन नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसका काम था युद्ध रोकना, सहयोग को बढ़ावा देना और अस्त्र शस्त्रों को बिल्कुल रोक देना बनने के से, जिसको निशस्त्रीकरण कहा जाता है। प्रारंभ में जर्मनी को इसमें शामिल नहीं किया गया लीग ऑफ नेशन में, और जिससे जर्मनी को लगा हमारी बेइज्जती हो रही है, अलग किया जा रहा है। और इस संगठन को बनाने का विचार अमेरिका ने दिया था, उसके राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, पर अमेरिका खुद इसमें मेंबर नहीं था। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, ये दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। 1945 में फिर यूनाइटेड नेशंस बना, यूएनओ, जो आपको पता होगा। ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण पर प्रतिबंध। हुआ क्या, इस संधि में बोला गया जर्मनी किसी भी तरीके से ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ेगा नहीं। इसका उद्देश्य था कि मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली जर्मन भाषी गुट के उदय को रोकना, कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी मिल के एक नहीं रह सकते। लेकिन हिटलर ने 1938 में इसका उल्लंघन किया, जब उसने ऑस्ट्रिया को जोड़ दिया अपने साथ, और एक बार फिर बिना किसी सजा के वो बच निकला। तो इससे ये साबित होता है कि संधि को लागू करने में बहुत कमजोरी थी और जर्मनी आगे बढ़ता गया। यूरोप का पुनर्निर्माण, नए देश बने।
तो इस संधि से क्या हुआ, पुराने साम्राज्यों को तोड़कर यूरोप का नक्शा फिर से बनाया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, इन सब के टुकड़े करके नए देश बने। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैत्विया, लिथुआनिया। यहाँ पर क्या अलग अलग जातियों के लोग थे जो भविष्य में चलकर इन कई देशों में संघर्ष हुए। जैसे चेकोस्लोवाकिया भी आगे चलकर चेक और स्लोवाकिया दो अलग देशों में बट गया। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए शांति रही पर आगे चल के फिर से बवाल मचा। अगला टॉपिक, लीग ऑफ नेशंस क्या है। देखो यही लीग ऑफ नेशन है जो मैंने आपको पीछे बताया, वर्साई की संधि में जो बना था। सो लीग ऑफ नेशन विश्व युद्ध की तबाही के बाद विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। इसे वर्साई संधि के तहत बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को, और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसका आइडिया दिया था, जिन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध 14 पॉइंट्स के भाषण में बताया था कि हाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था भविष्य में कोई युद्ध ना हो उसको रोकूं मैं, हथियार कम से कम हो, राष्ट्रों के बीच कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देना, लड़ाई झगड़ा छोड़कर बातचीत करो, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से सुलझाओ। तो इसका गठन हुआ था 10 जनवरी 1920 को। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। इसमें शुरू में 42 मेंबर थे, बाद में 1930 में चल के इसमें 58 मेंबर जुड़ गए मैक्सिमम। इसका उद्देश्य था सभी को सुरक्षा प्रदान करना, कूटनीति बातचीत करके युद्ध रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करवाना, अस्त्रों को कम करना, सामाजिक आर्थिक और हर तरीके से दुनिया में कल्याण करना, सुधार करना। इसकी संरचना कैसी है, तो ये वैश्विक संगठन था, ग्लोबल, पहला ऐसा संगठन जिसे प्रॉपर काम करने के लिए बनाया गया था दुनिया भर में। कोई भी संप्रभु देश इसके नियमों को मानकर सदस्य बन सकता है। कोई भी देश जो खुद से चल रहा है, किसी और के उससे नहीं चल रहा, वो आके मेंबर बन सकता है। सामूहिक सुरक्षा, यानी कि अगर कोई लीग ऑफ नेशन के मेंबर पर हमला करता है तो सभी देश आके उस मेंबर की रक्षा करें। आक्रामक देश है अगर कोई, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, उसको रोको। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाओ, देशों के बीच युद्ध मत होने दो, मध्यस्थता करो, बिचौलिए बनो, बातचीत करवाओ। मैंडेट प्रणाली, यानी कि जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य से छीने गए क्षेत्रों पर देखरेख करना, यानी कि जो जर्मनी के एरियाज़ थे जो उनसे छीना गया था वापस, तो उसको देखरेख करना। ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों द्वारा लीग के नाम पर शासन किया जा रहा था, यानी कि यही देश संभाल रहे थे अब उन एरियाज़ को, नाम लीग ऑफ नेशन का था। सामाजिक और कुछ मानवीय कार्य भी करे इसने, बीमारी, बाल श्रम, दासता, मादक पदार्थों की तस्करी, यानी कि कोई ड्रग्स वगैरह की तस्करी ना हो, किसी को दास ना बनाया जाए, बच्चों से काम ना कराया जाए, कोई बीमार है तो उसके लिए काम करना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया श्रमिकों के लिए, तो ये एजेंसियां बनी। और सैन्य बल और हथियारों में कमी हो कि भाई ज़्यादा हथियार मत बनाओ, एक दूसरे पे विश्वास करो। इसकी संरचना ऐसी है कि इसमें एक तो असेंबली होती है, इसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं, सबको एक वोट दिया जाता है किसी भी मुद्दे पर येस या नो करने के लिए। ठीक है, आपकी मर्जी है क्या करना है। साल में एक बारी जिनेवा में बैठक होती है। निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग उस पर सहमत हों, जिससे कि क्या होता है कभी कभी प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है सभी को मनाना। यहाँ बजट पर चर्चा होती है, नए सदस्य किसको आना है नहीं आना। ठीक है, जो परिषद बनेगी आगे उसमें सदस्यों का चुनाव यहीं होता है। फिर है काउंसिल। सो ये एक छोटा सा निकाय है, इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, एक तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, और गैर स्थायी सदस्य जिसको असेंबली चुन के इसमें भेजती है। कई बार इसमें इमरजेंसी बैठक भी होती है। ये किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकती है, किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करनी है तो उसकी सिफारिश कर सकती है, किसी मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है तो वो कर सकती है। फिर है सचिवालय। सचिवालय का मतलब है सेक्रेटेरिएट। इसमें होता है एक सचिव, यानी कि सेक्रेटरी जनरल। इसका काम है प्रशासन के कार्य को संभालना, रिपोर्ट तैयार करना, सभी अंगों, जितने भी अंग हैं लीग ऑफ नेशन के, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये नीदरलैंड की जगह है, हेग, वहाँ पर है। सभी देशों के न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं, जजेस। यहाँ पर कानूनी विवादों को सुलझाया जाता है, सलाहकार का भी काम करते हैं ये लोग। और हालांकि इतना ज़्यादा ये मतलब ऐसा इन्फोर्समेंट इसका नहीं हो पा रहा था, लोग इसको मान नहीं रहे थे ज़्यादा। कुछ एजेंसियाँ भी हैं, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की, और जो इसकी एजेंसियाँ हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसकी कुछ स्पेशल एजेंसियाँ हैं, जैसे WHO से पहले स्वास्थ्य एजेंसी थी, श्रम अधिकार, ठीक है, उसके लिए एक एजेंसी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी थी, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एजेंसी थी, शरणार्थियों की मदद करने के लिए एजेंसी थी। तो ये असफल रहा,
ठीक है, कुछ तो इसको शुरुआत में सफलता मिली, बट आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। तो अभी भी इसमें बड़े बड़े देश नहीं थे, अमेरिका इसमें कभी शामिल नहीं हुआ जबकि वो इसको बनाने वाला था। जर्मनी और यूएसएसआर शुरू में इसके मेंबर नहीं थे, वो बहुत देर में जुड़े और बाद में बाहर हो गए या उसको कईयों को निकाल दिया गया। सो इससे क्या है कि जो लीग ऑफ नेशन है वो कमज़ोर था बहुत ज़्यादा, सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस इसमें मेन लगते थे। इन्फोर्समेंट पावर बहुत कम थी, इसके पास कोई अपनी सैन्य शक्ति नहीं थी। अपना जो भी निर्णय ये लेते थे उसको लागू करने के लिए इसको सदस्य मेंबर पर निर्भर रहना पड़ता था और कई मेंबर मना कर देते थे कोई निर्णय लेने से। तो ये जो सैंक्शंस लगाते थे, जो दंड देते थे, वो भी बहुत कमज़ोर होता था, कई लोग तो इग्नोर कर देते थे। फिर क्या है, सर्वसम्मत निर्णय प्रणाली। तो सभी निर्णय लेने के लिए सबकी सहमति होना बहुत ज़रूरी था कि भाई सभी लोग जो हैं वो होने चाहिए तभी निर्णय लिया जाएगा। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबकी सहमति बहुत ज़रूरी है, तो जिससे किसी एक देश के विरोध से ही कोई भी डिसीजन रुक जाता था। तो इससे ये बहुत धीमी प्रक्रिया थी, कभी कभी डिसीजन लिया ही नहीं जा पाता था। कुछ बहुत बड़े संकट आए, जैसे 1931 में मंचूरिया का संकट आया, जापान ने चीन के हिस्से पर कब्जा किया। लीग ऑफ नेशन ने इसकी निंदा करी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अबिसीनिया इथियोपिया में इटली ने हमला किया, थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाए गए जिसको इटली ने इग्नोर कर दिया। जर्मनी ने कार्रवाई करी, 1930 के दशक में हिटलर ने फिर से सैन्यकरण करा, राइनलैंड पर कब्जा करा और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को तोड़ दिया और ऑस्ट्रिया को वापस जोड़ दिया। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भाई जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो किस काम के हो। तानाशाहों का उदय हुआ। ठीक है, लीग ऑफ नेशन हिटलर को, मुसोलिनी को और जापान के सैन्य शासकों को रोक नहीं पाया। इन नेताओं ने लीग ऑफ नेशन को ही चुनौती दे दी और एग्रेसिव थे ये बहुत। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में भी विफल रहा। लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी असफलता यही थी कि वो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। बहुत ही इनएक्टिव था, कमज़ोर था, कूटनीतिक विफलताएं बहुत ज़्यादा थीं और ये कोई फ़ायदे का नहीं सौदा था। ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी 1929। अब इसको समझते हैं क्या है। महामंदी, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, 20वीं सदी का बहुत ही बड़ा संकट था। इसकी शुरुआत 1929 में अमेरिका में हुई और धीरे धीरे यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक इसका असर देखने को मिला। ये भारी उद्योगों का पतन हुआ, इसके दौरान फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्पादन ठप हो गया, लाखों लोग काम से हाथ धो बैठे। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, अमेरिका में 25% तक बेरोजगारी की रेट पहुंच गई। यूरोप के कई क्षेत्रों में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। व्यापक गरीबी, लोग भोजन, कपड़े और मकान के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों ने झोपड़ियाँ बनाकर रहना शुरू कर दिया। बैंकिंग बिल्कुल सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए, लोगों की जमा पूंजी डूब गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकदम ख़त्म। वो देशों ने आयात पर भारी शुल्क लगाना शुरू कर दिया, वही संरक्षणवाद, जिससे व्यापार ठप हो गया। कारण क्या थे? अधिक उत्पादन, कम उपभोग। तो 1920 के दशक में विशेष रूप से अमेरिका में उद्योगों में बहुत ज़्यादा जोश था। कारखानों में और खेतों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा, पर लोग खरीदने वाले नहीं थे उतने। खरीदेंगे नहीं तो वेतन बढ़ेगा नहीं, जिससे क्या होगा? नुकसान होगा। माल नहीं बिकेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा, जिससे संकट होगा। काल्पनिक शेयर बाजार उछाल, यानी कि 1920 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कई इन्वेस्टर्स ने उधार लेकर भी शेयर खरीदे कि ये कीमतें हमेशा ऐसे ही हाई रहेंगी, लेकिन भरोसा टूट गया और घबराहट में बिकवाली शुरू हो गई, यानी कि एकदम नीचे गिर गया स्टॉक। 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। मार्केट क्रैश हो गई, अरबों डॉलर का लोगों को नुकसान हुआ और लोगों का आत्मविश्वास टूट गया। बैंकिंग संकट और ऋण संकट, लोग बैंक से धन निकालने दौड़ पड़े कि भाई वापस से हमारे बैंक जो है वो दिवालिया हो गए तो पैसा चला जाएगा। तो बैंक पहले ही पैसा निवेश कर चुके थे, जिससे हज़ारों बैंक तो दिवालिया ही हो गए, खाली हो गए। इससे लोगों की बचत भी चली गई, लोन भी नहीं ले पा रहे थे लोग। कोई लोन नहीं मिलेगा तो बिज़नेस भी बंद हो जाएंगे, कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पतन हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया और महामंदी के दौरान ऋण देना बंद हो चुका था। तो 1930 में अमेरिका ने स्मूथ हॉली टैरिफ अधिनियम, एक कानून बनाया जिसका मकसद था अमेरिका के लोग बस अमेरिका का सामान खरीदें, बाहर के सामान पर आयात का टैक्स बढ़ा दिया। तो जवाब में बाकी के देशों ने भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए, एक व्यापार का युद्ध शुरू हो गया। विश्व व्यापार 65% तक घट गया। अब अमेरिका अगर ये टैक्स लगाएगा तो बाकी लोग भी तो लगा सकते हैं। धन का असमान वितरण,
समाज का एक छोटा हिस्सा उद्योगपति, निवेशक, पूंजीपति अधिकांश धन पर नियंत्रण रखते थे। ज़्यादातर पैसा इन्हीं लोगों के पास होता था। मजदूर किसानों के पास कोई पैसा वैसा ज़्यादा था नहीं। वो लोग संख्या में ज़्यादा थे, उनकी इनकम भी कम थी, कर्ज में थे वो लोग। तो इससे धन आर्थिक रूप से नहीं पूरा ऐसा सर्कुलेट हो रहा था। तो जब अमीरों का पैसा डूबा तो बाकी के समाज में भी क्या हुआ, तो बाकी समाज के पास मांग बनाए रखने का कोई साधन ही नहीं बचा। जब अमीर लोगों का पैसा डूब जाएगा तो गरीबों का क्या हाल होगा। कृषि क्षेत्र का भी पतन हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान किसानों ने भारी कर्ज लिया था ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। युद्ध के बाद मांग घट गई, कीमतें तेज़ी से गिर गई। तो ऐसे में क्या हुआ, किसान कर्ज चुका नहीं पाएंगे, जिससे उनकी ज़मीनों की नीलामी शुरू हो गई। अमेरिका में डस्ट बाउल नाम से एक चीज़ है, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, और उस सूखे से क्या हुआ, हज़ारों किसान अपनी ज़मीनों से बेदखल हो गए, ज़मीनें बेचनी पड़ी। सरकारी हस्तक्षेप की कमी। 1920 के दशक में सरकारों ने लेसे फेयर की नीति अपनाई, यानी कि अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया कि ज़्यादा सरकार नहीं घुसेगी, कुछ भी होगा। तो बेरोजगारी का कोई भत्ता नहीं मिल रहा, कोई बेरोजगार है तो कोई पैसे नहीं मिल रहे उसको, बैंक में कोई सुरक्षा नहीं है, पैसा जमा कर रहे हो कब बैंक डूब जाए, कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है वित्तीय गतिविधियों पर, तैयारी है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई। इसका प्रभाव क्या हुआ, आर्थिक प्रभाव ये रहा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमेरिका में 1933 तक 1.3 करोड़ लोग थे जो बेरोजगार हुए, और लगभग 25% लोग ऐसे थे। जर्मनी में 30% तक लोग बेरोजगार थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, शहरों में, कारखानों में, खेतों में जो लोग काम करते थे। औद्योगिक और कृषि का पतन हुआ, फैक्ट्रियों का पतन हो गया, कारखाने बंद हो गए, किसानों की ज़मीनें चली गई, वो अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में गेहूं और कपास की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई, 60% से भी ज़्यादा गिर गई। सरकारों ने खाद्य को जलाया, किसानों को फसल ना उगाने के लिए भुगतान किया, जबकि जनता भूख से जूझ रही थी, यानी कि बहुत बुरा हाल था। बैंकिंग संकट और वित्तीय संकट। केवल अमेरिका में 9,000 से ज़्यादा बैंक जो है फेल हो गए, ब्रेकडाउन। लोगों की बचत चली गई, जो सेविंग अमाउंट था। बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे नई कंपनियां शुरू नहीं हो पा रही हैं, पुरानी कंपनियां बंद हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गिर गया, ठीक है। आयात निर्यात का टैक्स लग रहा है, एक दूसरे पर जो है टैरिफ का वॉर चल रहा है। तो भारत, ब्राज़ील, चीन, अफ्रीका, ये ऐसे देश थे जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते थे, इनको बहुत प्रभाव झेलना पड़ा। सामाजिक प्रभाव क्या था, गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई। लोग टीन और कबाड़ से बनी झुग्गियों में रह रहे थे, जिनको हूवर विल्स कहा जाता था इन कच्चे घरों को। भोजन की भारी कमी थी, सूप किचन और ब्रेड लाइन आम हो गई, लाइन लग रही है खाने के लिए। नौकरियां छूटने से परिवार बिखर गए, लोग मानसिक रूप से निराश रहे, अवसाद, स्ट्रेस, टेंशन, आत्महत्या बढ़ गई। कई युवाओं ने अपनी शिक्षा, करियर और भविष्य की योजनाएँ खो दी, जो लोगों का भविष्य था अंधकार में चला गया। फिर है राजनीतिक प्रभाव। तो चरमपंथी विचारधाराएं आती हैं। जब बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था तो जर्मनी में आर्थिक संकट से निकालने का वादा किया हिटलर ने, इटली में मुसोलिनी ने यह वादा किया, जापान में वहाँ की सेना ने यह वादा किया। तो ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, जो बहुत ख़तरनाक थे, ये इस वादे के साथ आए, हम सब सही कर देंगे। वैश्विक आर्थिक नीति में बदलाव। तो नियंत्रण नहीं था कोई भी, मतलब ऐसे में क्या हुआ, सवाल उठने लगा कि भाई इकॉनमी पे कोई कंट्रोल क्यों नहीं है, सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है, समाज कल्याण की योजनाएं क्यों नहीं हैं, कोई गरीब है तो उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, बैंकों में सुधार क्यों नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं हैं। अमेरिका में न्यू डील, इसका मतलब है राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक योजना चलाई और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण की परियोजनाएं थी कि भाई हाँ, पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया गया। सोशल सिक्योरिटी अधिनियम, लोगों को पैसे देना, ठीक है, लोग गरीब हैं तो बैंकिंग सुधार करना, जो लोग बेरोजगार हैं उसका बीमा। तो इससे ये हुआ कि भाई भरोसा बना लोगों का, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगला टॉपिक है हमारा फांसीवाद का उदय और विकास इटली में। तो फांसीवाद क्या है, एक अधिनायकवादी व्यवस्था है, एक विचारधारा है जहाँ पे एक ही बंदे के पास सारी पावर होती है। राष्ट्रवाद यानी कि वो देश के नाम पर आएगा। तो पहले विश्व युद्ध के बाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी नाम से एक बंदा था, वो एक बहुत बड़ा फांसीवादी राजा, शासक समझ लो, राजा तो नहीं, वो बनकर आया। तो फांसीवाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद भर दिया जाता है कि हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है, हमारा राज्य ही सर्वोच्च है। व्यक्तिगत बातें छोड़ दो, अपना अधिकार छोड़ दो, देश की बात करो बस। एक दल का प्रशासन होगा, एक ही पार्टी होगी, कोई भी विपक्ष नहीं होगा। तानाशाही होगी बहुत ज़्यादा, एक ही नेता होगा करिश्माई, जैसे हिटलर था, जैसे मुसोलिनी था। सैन्यवाद होगा, युद्ध को बढ़ावा दो, सेना को मजबूत करो,
साम्यवाद और उदारवाद का विरोध करो, यानी कि मार्क्सवाद बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र भी गलत है। प्रचार करो, सेंसरशिप करो, जो आपके अगेंस्ट है उसको सेंसर कर दो, जो आपकी बातें हैं उसको प्रचार करो। जन सामूहिक लामबंदी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, रैलियाँ निकालो, सबको यूनिफॉर्म पहनाओ, सलाम, सबको बोलो सलाम करो। ये चीज़ें आई कैसे? देखो, यूरोप आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था में डूबा हुआ था। इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों को इतनी संधियाँ करवाकर उनका अपमान हुआ था कि उनको फील हो रहा था। मध्यम और उच्च वर्ग को 1917 की रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद का भय सताने लगा था। उन्हें लग रहा था हमारे देश में भी साम्यवाद ना आ जाए, तो लोगों ने उदार लोकतंत्र सरकारों से विश्वास खो दिया, और क्योंकि ये सरकारें बहुत कमज़ोर थीं। इटली में मुसोलिनी आया फांसीवादी सरकार लेकर, जर्मनी में हिटलर आया नाजी पार्टी को लेकर, स्पेन में बहुत हद तक गृह युद्ध चला और फ्रैंको ने एक फांसीवादी पार्टी बनाई। तो इस तरीके से ये सारे लोग थे। कारण क्या है? वर्साई की संधि और राष्ट्रीय अपमान। तो इटली पहले विश्व युद्ध में लड़ा था और उसको लगा था उसको इनाम मिलेगा, ऑस्ट्रिया हंगरी से भूमि, उपनिवेश आदि, लेकिन वर्साई की संधि में उसे बहुत कम मिला। इससे इटली वालों को लगा कि ये कटी फटी जीत है, ज़्यादा प्रॉपर विक्ट्री नहीं है, विश्वासघात हुआ है, हमारा मतलब अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है। आर्थिक संकट। युद्ध के बाद इटली में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी चरम पर थी, हड़तालें चल रही थी, ठीक है, हड़ताल बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गरीबी थी, उद्योग ढह गए थे, कृषि क्षेत्र खराब हो गया था, सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही थी। मध्यम और व्यापार वर्गों को डर था कि इटली में अराजकता ना फैल जाए, समाजवाद की ओर ना इटली चला जाए। तो साम्यवाद का डर था। रूस में बोल्शेविक क्रांति मैंने आपको पढ़ाई थी, इससे इटली में भी ये लोग आ गए थे, इसी की विचारधारा वाले। हड़तालें चल रही थी, ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा था, फैक्ट्रियों पर अधिकारों ने पूंजीपतियों और जमींदारों को घबराहट में डाल दिया, क्योंकि लेफ्ट विंग वाले जो लोग होते हैं वामपंथी, उनसे सबसे ज़्यादा पूंजीवाद वाले ही तो डरते हैं, समाजवादियों से। तो उन्होंने मुसोलिनी का सहारा लिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने। तो ब्लैक शर्ट्स नाम से एक ग्रुप बनाया गया जिसका काम था समाजवादी आंदोलन जहाँ भी होगा उसको कुचल दो, हिंसा करके। कमज़ोर उदारवादी सरकारें। इटली में संसदीय लोकतंत्र था, पार्लियामेंट था, पर वो स्टेबल नहीं था, बार बार वहाँ पे नेता चेंज हो रहे थे, नेता भ्रष्ट थे और ज़्यादा समर्थन नहीं था। जनता को चाहिए था एक मजबूत बंदा, स्थिर, जो एक ही डिसीजन ले और हर कोई इसको माने। तो फांसीवादी पार्टी ने बोला हम ये करेंगे भाई। तो प्रचार हुआ, मुसोलिनी ने जन प्रचार किया, उग्र भाषण दिए, एग्रेसिव होकर प्रतीक दिया कि भाई हाँ, और उसने अपने ब्लैक शर्ट्स नाम से जो बंदे थे वो भेजे धमकाने के लिए लोगों को। रोम पर मार्च 1922 के दौरान राजा विक्टर इमैनुअल III ने खुद मुसोलिनी को बोला कि आओ आप सरकार बनाओ, अब आप सब कुछ संभालो। तख्ता पलट हुआ। तो 1883 में इटली के पेरडापियो में उसका जन्म हुआ था। एक समाजवादी लोहार और एक स्कूल शिक्षिका का वो बेटा था। स्वयं भी वो एक शिक्षक रह चुका था, पत्रकार रह चुका था, राजनीतिक कार्यकर्ता बना, सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर था और उसका एक अखबार था अवंती, उसका ये संपादक भी था। राष्ट्रवाद की ओर ये जब आगे बढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन करने के कारण ये सपोर्ट करता था कि वर्ल्ड वॉर 1 बढ़िया है, तो इसको सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। फिर है एक अखबार शुरू करी इसने, ये जो आप देख रहे हो इस नाम से, पोपोलो डेटेलिया नाम से, जहाँ पर इसमें राष्ट्रवादी विचार लोगों तक पहुँचाए कि भाई हाँ, इटली की बेइज्जती हुई है। फिर फांसीवादी पार्टी बनी 1919 में। फॉस्ची दी कॉम्बैटिमेंटो नाम का एक ग्रुप बना जो फांसीवादी ग्रुप था, इसमें राष्ट्रवादी लोग थे सारे। 1921 में इसका नाम बदलकर नेशनल फैसिस्ट पार्टी बना दिया गया। पार्टी में राष्ट्रवादी लोग, सैनिक, पूंजीपति, बड़े बड़े लोग, कट्टर लोग शामिल थे। फिर 1922 में ब्लैक शर्ट्स के साथ रोम पर मार्च हुआ, यानी कि ब्लैक शर्ट्स वही बंदे जो कि डराते धमकाते थे लोगों को। राजा विक्टर इमैनुअल III ने खुद मुसोलिनी को बोला कि आप सरकार बनाओ। 1925 तक मुसोलिनी ने खुद को इल डूचे, जिसको नेता कहा जाता है इटालियन लैंग्वेज में, खुद को नेता बनाया और इटली को फांसीवादी तानाशाही में बदल दिया। इटली में अब तानाशाही आ गई फांसीवादी पार्टी की। इसकी घरेलू नीतियाँ क्या थी देखो, तो अपने देश के अंदर अंदर ये लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया इसने भाई प्रॉपर। संसद को कठपुतली संस्था बना दिया, खुद डिसीजन लेता था। सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ फांसीवादी पार्टी रहेगी। OVRA नाम से गुप्त पुलिस बनाई जो कि लोगों को दबाने का काम करती थी। कोई भी अगर उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसको दबाओ जाके। जो आलोचक हैं उन पर निगरानी रखो, गिरफ्तार करो, उनको यातनाएं दो, ठीक है, ये सब काम इसने किया। अब इसकी आर्थिक नीतियाँ क्या थी?
इटली की अर्थव्यवस्था को 22 कॉरपोरेशनों में संगठित किया गया। कृषि, उद्योग, परिवहन, अलग अलग सेक्टर बना दिए गए। श्रमिकों और नियोक्ताओं को राज्य के अधीन सहयोग करना पड़ा, यानी कि जो भी श्रमिक हैं वो सब इसकी मुसोलिनी की बात मानेंगे, हड़ताल कोई नहीं करेगा। और अभियान चलाए गए, बैटल फॉर ग्रेन यानी कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है, बैटल फॉर बर्थ यानी कि परिवार बड़े करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बैटल फॉर लैंड यानी कि दलदलों को सूखा कर खेती योग्य भूमि बनाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन तैयार करनी है। तो ये कार्यक्रम चलाए, कुछ जगह सफलता मिली, कुछ जगह नहीं भी मिली। सामाजिक नीतियाँ क्या थी? शिक्षा पर फांसीवादी विचार लागू करो, बुक्स ऐसी बनाओ फांसीवादी विचार वाली, बच्चों को बताओ मुसोलिनी ही हमारा हीरो है। और युवक संगठन, युवाओं को भी जोड़ो। महिलाओं को नौकरी करने से हतोत्साहित किया गया कि भाई आप नौकरी छोड़ो, माँ बनो, बच्चे पैदा करो। प्रचार के लिए रेडियो का यूज़ करना, पोस्टर, परेड निकालना, नारे लगाना। चर्च के साथ लैटरन संधि, तो वेटिकन और इटली के राज्य के बीच टकराव खत्म हो गया, तो वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। और उसके बाद चर्च ने मुसोलिनी को सपोर्ट किया और जिससे कि बहुत फ़ायदा मिला, चर्च को कुछ विशेष अधिकार दिए मुसोलिनी ने। अब बाहर के लोगों के साथ ये कैसा था? विदेश नीति में इटली को एक महान साम्राज्यवादी शक्ति बनाना चाहता था दुनिया में, जैसे प्राचीन रोम साम्राज्य था। भूमध्य सागर का जो पूरा एरिया है वहाँ पे सिर्फ हमारा ही कंट्रोल हो। प्रथम विश्व युद्ध की बेइज्जती को ये चाहता था कि सम्मान में बदलना। इथियोपिया पर इसने आक्रमण कर दिया, मुसोलिनी ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है। रासायनिक हथियारों का यूज़ किया इसने क्रूर तरीके से। लीग ऑफ नेशंस ने इसकी निंदा करी पर इस हमले को रोक नहीं पाया। तो मुसोलिनी को घरेलू लोकप्रियता मिली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसको सम्मान खोना पड़ा कि ये गलत था। स्पेनिश गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ ये घुस गया। फांसीवादी जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको को इसने सपोर्ट करा क्योंकि वो भी फांसीवादी नेता था। और सैनिकों, विमान और हथियार हर तरीके से इसने उसको सपोर्ट करा और स्पेनिश रिपब्लिकन से लड़ा जा सके, ताकि स्पेनिश में जो वॉर थी उसमें इसने फांसीवादियों को सपोर्ट करा। तो इस युद्ध का उपयोग हथियारों की जांच और प्रभाव विस्तार के लिए किया गया। ये देखना चाहता था मेरे हथियार कितने अच्छे हैं, कितना प्रभावशाली हूँ मैं। नाजी जर्मनी के साथ भी इसने गठबंधन बनाया। शुरुआत में ये हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में इसने हिटलर से नज़दीकियाँ बढ़ा ली। रोम बर्लिन एक्सिस एक इसने बनाया। पैक्ट ऑफ स्टील एक समझौता किया 1939 में, एक सैन्य गठबंधन। और यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए, ठीक है, और ये सब चीज़ें की। द्वितीय विश्व युद्ध में घुस गया। मुसोलिनी ने हिटलर के साथ जुड़कर युद्ध में प्रवेश किया, ये सोच कर कि युद्ध को जल्दी ख़त्म करेंगे। इटली ने फ्रांस, ग्रीस, उत्तरी अफ्रीका पर हमले किए, लेकिन बुरी तरीके से असफल भी रहा। इतालवी सेना रेडी नहीं थी, उसके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे, नेतृत्व भी आगे कमज़ोर हो रहा था। फिर उसके बाद ये मर गया। 1943 में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या करा, इटली को इन्वेड कर दिया। मुसोलिनी को अरेस्ट कर दिया गया और रेस्क्यूड बाय जर्मन फोर्सेस एंड मेड हेड ऑफ द पपेट रिपब्लिक ऑफ सालो इन नॉर्दर्न इटली। इसको पकड़कर क्या हुआ कि इसको सिर्फ एक कठपुतली बना दिया गया। 1945 में अलाइड फोर्सेस जब और आगे बढ़ी मित्र राष्ट्र, तो मुसोलिनी भागने की कोशिश करता है, उसको पकड़ दिया गया और उसको मार दिया गया, लटका दिया गया मिलान में। अब हम पढ़ेंगे नाजीवाद जर्मनी के अंदर। तो नाजीवाद क्या है जर्मनी के अंदर? जैसे इटली का मुसोलिनी था, वैसे जर्मनी में एडोल्फ हिटलर था, नाजी पार्टी थी उसकी। ये विचारधारा 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित होती है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बहुत अस्थिरता थी, जर्मनी में सब कुछ खराब चल रहा था। तो जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में हारना पड़ा। वर्साई की संधि से जर्मनी पर कठोर दंड लगे, क्षेत्र उसका चला गया, भारी युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा, हथियार उससे छुड़वा दिए गए, युद्ध का वो दोषी इसको माना गया। वाइमर गणराज्य ने सम्राट का स्थान लिया, लेकिन यह बहुत कमज़ोर था। जो पूरा जो साम्राज्य था जर्मनी का, वाइमर गणराज्य, कोई पसंद नहीं कर रहा था इसे, क्योंकि जर्मनी के नागरिकों को लग रहा था हमारा अपमान हुआ है, विश्वासघात हुआ है, वो लोग निराश थे। तो ऐसे में नाजीवाद की विचारधारा पनपी। नाजीवाद वाले कहते हैं कि सभी जर्मन भाषी लोगों को एकजुट करके पूरा जर्मनी बनाएंगे, यहूदियों का विरोध करो, यहूदी लोग गंदे होते हैं, ये लोग मानते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे, हमारे दुश्मन हैं यहूदी। नस्ल सिद्धांत कहते हैं आर्य नस्ल के लोग सबसे अच्छे होते हैं, बाकी के लोग जो हैं यहूदी वगैरह जो अश्वेत हैं, जो काले हैं, वो हीन हैं, ख़राब हैं। सामाजिक डार्विनवाद, यानी कि केवल सबसे मजबूत नस्लें ही जिंदा रहनी चाहिए, जो लोग कमज़ोर हैं उसको मरवा दो। कम्युनिज़्म और लोकतंत्र का विरोध करना, जैसे वो जो मुसोलिनी करता था। राष्ट्रवाद यानी कि जर्मनी 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 करना, सेना को आगे बढ़ाना। ये है हिटलर। हिटलर की विचारधारा उसने अपनी बुक में लिखी है, मेन कैंप, मेरा संघर्ष।
वहाँ वो बताता है कि 1924 में जेल में रहते हुए इसने ये सारी किताब में अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार को लिखा था। तो वो कहता है आर्यन लोग जो होते हैं, आर्य लोग सबसे ऊपर हैं, श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, यहूदी बहुत ख़राब होते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं उसका दोषी यहूदी लोग ही हैं। लेबेनसराउम यानी कि जर्मन लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे। पोलैंड, सोवियत संघ वगैरह सब, रशिया वशिया सब कब्जा लूँगा। वर्साई की संधि बहुत गलत है। एक ही पार्टी का शासन होगा, फांसीवादी। युद्ध करो, बहुत अच्छा होता है युद्ध करना, ये कहता है। फिर है वॉल्क्सगेमाइनशाफ्ट यानी कि एक ऐसा जन समुदाय बनाना जहाँ पर हम राष्ट्र के लिए बलिदान देंगे, अपने लिए नहीं, अपनी इच्छाएं त्याग दो। तो नाजीवाद की विशेषता ये है कि सर्वसत्तावाद, एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल करेगा, राजनीति, मीडिया, शिक्षा, सब कुछ बस एक बंदे के हिसाब से चलेगा। अति राष्ट्रवाद यानी कि जर्मनी के लोगों को बताना, गौरवशाली उनका इतिहास बताना कि आपकी नस्ल कितनी अच्छी है, नस्लीय घृणा सिखाना। यहूदी लोग, रोमा, विकलांग, जो लोग आर्य नहीं हैं वो सब लोग बेकार हैं। नेता की पूजा करो, हिटलर को फ्यूरर यानी कि अभ्रांत नेता को पूजो, उसकी आरती करो। विरोध का दमन, जहाँ विरोध होगा उसको जेल में डाल दो या मरवा दो। सैन्यकरण यानी कि वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी अपनी सेना नहीं बढ़ाएगी, पर हिटलर ने अपनी सेना को बढ़ाया। प्रचार और ब्रेन वॉश, मीडिया में, आर्ट में, फिल्मों में, शिक्षा में, हर जगह नाजीवाद को बताया गया। हिटलर ही बेस्ट है, हिटलर ही बेस्ट है, यहूदी लोग राक्षस हैं। सो फ्यूरर का सिद्धांत कि हिटलर को ही सबसे ऊपर मानो, सर्वोच्च, बिना सवाल उठाने वाला नेता, कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा। आर्य सबसे शुद्ध हैं। आत्मनिर्भर रहो, किसी और पर निर्भर मत रहो। मिलिटरिज्म यानी कि सैन्यवाद, अपनी सेना को मजबूत करो। कम्युनिज्म को विरोध करो, साम्यवाद बहुत खराब है। यहूदियों का शासन होता है साम्यवाद में, यहूदी भी खराब हैं। जन समुदाय यानी कि लोग जो हैं नस्लीय रूप से एकजुट रहो, ठीक है। नाजियों का जो उद्देश्य है उसकी सेवा करो। वन नेशन वन पार्टी कि कोई भी विपक्ष नहीं होगा, बस फांसीवादी पार्टी रहेगी, सॉरी नाजीवाद का उदय का यही कारण रहा वर्साई की संधि, आपको समझ आ गया होगा। वाइमर गणराज्य बहुत कमज़ोर था, सरकारें बार बार बदल रही थी, गठबंधन बन रहा था जो कि अस्थिर था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, मुद्रा फीसती थी, महंगाई बढ़ रही थी, लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया था, मंदी आ गई थी, सरकार कुछ कर नहीं पाई, बेरोजगार हो गए लोग, बैंक बंद हो गए, व्यापार ख़त्म हो गया। तो इससे नाजीवाद कह रहा था मैं सब ठीक करूँगा, तो लोगों का भरोसा बना। साम्यवाद का डर, सबको पता था भाई बोल्शेविक लोगों ने क्रांति करी थी, साम्यवाद इधर भी आ सकता है, तो नाजियों ने खुद को साम्यवाद को रोकने वाली एक ताकत बताया कि हम यहाँ साम्यवाद नहीं आने देंगे। प्रचार बहुत तकड़ा किया, हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था, बोलता बहुत अच्छा था, रेडियो, पोस्टर, रैलियों का यूज़ किया उसने। वादे करे, रोजगार दूंगा, बदला लूँगा, एकता के साथ रहूँगा, गौरव, जो जर्मनी का गौरव है वो वापस आएगा। बड़े बड़े लोगों ने इसको सपोर्ट करा, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, सेना के अधिकारियों ने, चर्च ने, ठीक है। तो हिटलर को एक बहुत बढ़िया ऑप्शन माना गया। इसका व्यक्तित्व कैसा था? ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था 1889 में। चित्रकार बनना चाहता था, वियना आर्ट स्कूल से पढ़ा था, मतलब वहाँ से अस्वीकार हो गया था, फेल हो गया था। यहूदी विरोधी था, यहूदियों को पसंद नहीं करता था, राष्ट्रवादी विचार थे इसके। सैन्य अनुभव भी था इसको, पहले विश्व युद्ध में ये सैनिक के रूप में लड़ चुका था, घायल हुए और वीरता के लिए पदक प्राप्त किया, यानी कि इसको बहुत सारे मेडल मिले थे। विश्वासघात लगा इसको जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेता के रूप में इसका उदय हुआ 1919 में, जर्मन वर्कर्स पार्टी से ये जुड़ा जो बाद में नाजी पार्टी बनी। 1923 में बियर हॉल पुस नाम से इसने तख्ता पलट करने की कोशिश करी, सरकार को हटाने की, पर ये फेल हो गया, जेल चला गया। जेल जाके इसने अपनी किताब लिखी, वहाँ इसने अपनी बातें लिखी। इसके व्यक्तित्व के बारे में बताऊँ तो ये करिश्माई वक्ता था, बोलता बहुत अच्छा था, जनता को कंट्रोल कर लेता था, नस्लवादी था, अपनी नस्ल को सबसे ऊपर मानता था, तानाशाह था, टॉलरेट कुछ भी नहीं करता था भाई, बर्दाश्त नहीं था इसे कुछ। बुद्धिमान था, यानी कि दिमाग का बहुत अच्छा यूज़ करता है, बहुत चालाक भी था, निर्दयी था, मरवा देता था लोगों को, इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी इसकी, नेतृत्व करने के भाग्य में विश्वास करता था, यानी कि मैं ही एक लीडर हूँ। इसकी घरेलू और विदेश नीतियाँ कैसी थी? देखो, घरेलू नीति थी कि तानाशाही करनी है बस, ठीक है। 1933 में ये चांसलर बना, फिर 1933 में इनेबलिंग एक्ट एक कानून था, उसको पास करके इसने तानाशाह की सारी शक्तियाँ ले ली, सभी पार्टियों को बैन कर दिया, ट्रेड यूनियन को बंद कर दिया, समाज पर इसने कंट्रोल किया, गुप्त पुलिस छोड़ दी, और जो भी मतलब अगर कोई बोलेगा तो उसको कुचल दो। कंसंट्रेशन कैंप बनाए जहाँ यहूदियों को मरवा दिया जाता था, जो भी विरोध करेगा उसको मरवा दिया जाता था, अल्पसंख्यक लोगों को बंद करके मार दिया जाता था।
प्रचार करा इसने, जोसेफ गोबेल्स के नेतृत्व में इसने प्रचार करा। हिटलर को मसीहा के रूप में बताया गया कि हिटलर ही भगवान है। मीडिया, शिक्षा, सिनेमा, हर जगह हिटलर हिटलर हिटलर। बच्चों को हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में ट्रेन किया गया कि जो यूथ है वो भी बच्चे बच्चे सब हिटलर की तरह बने। यहूदियों का विरोध करने की पॉलिसी थी इसकी। न्यूरेमबर्ग लॉज, यहूदियों की नागरिकता छीन ली इसने। यहूदियों और आर्यों के बीच विवाह रोक दिया कि कोई यहूदी आर्य के साथ विवाह नहीं करेगा। क्रिस्टालेंस्ट यानी कि यहूदी संपत्तियों और पूजा स्थलों पर हमले करे इसने। जहाँ पर भी यहूदी लोग रहते थे उसको इसने अटैक करा। तो ये सारी चीज़ें आगे चलकर यहूदियों का नरसंहार यानी कि सामूहिक संहार बना कि जब उनको मरवा दिया गया आगे चल के हिटलर द्वारा। आर्थिक उपाय की बात करें तो ये बेरोजगारी कम करना चाहता था, जिसके लिए इसने बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण करे, जैसे कि ऑटोबान्स। सैन्य पुनर्सज्जा से रोजगार बढ़ा, यानी कि दोबारा इसने आर्मी में भर्ती करवाई तो बहुत लोग आर्मी में गए तो उनको रोजगार मिला। स्ट्रेंथ थ्रू जॉय जैसी योजनाएं चलाईं जिससे मज़दूरों को पुरस्कार दिया। अब इसकी विदेश नीति देखते हैं। तो ये चाहता था वर्साई की संधि को ख़त्म करना, पलट देना, सभी जर्मन भाषी लोग एक साथ रहें। पूर्व की तरफ ये रूस वूस की तरफ आगे बढ़कर वो सारा जर्मनी बनाना, जर्मनी को एक फिर से विश्व शक्ति बनाना। तो 1933 में उसको लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया गया। 1936 में इसने राइनलैंड में वापस से अपनी सेना लगा दी जो कि वर्साई की संधि के अगेंस्ट था। 1938 में ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ गया। 1938 में चेकोस्लोवाकिया से सुडेटलैंड हथिया लिया इसने, ठीक है, म्यूनिक समझौते से। 1939 में इसने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ने शुरू में पोलैंड, फ्रांस आदि में बड़ी जीत हासिल करी, पहले तो जीत रहा था। 1941 में ये पूर्व की तरफ आगे बढ़ा, सोवियत संघ की तरफ हमला किया इसने, ऑपरेशन बरबोसा, लेकिन ये उसमें फेल हो गया हिटलर। उसी वर्ष 1941 में अमेरिका के खिलाफ इसने युद्ध की घोषणा करी। 1945 तक जर्मनी पर बहुत बमबारी हुई, आक्रमण किया गया और वो पराजित हो गया। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में हिटलर ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। ये यूएसएसआर को हराने चला था। अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था तो उसके बाद इसको बनाया गया था। उद्देश्य इसका भी वही था, विश्व शांति, सुरक्षा, सहयोग, सभी लोग एक साथ मिलकर युद्ध, गरीबी, रोग, बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार के लिए काम करें, समस्याओं को निपटाएं। तो दूसरा विश्व युद्ध बहुत विनाशकारी रहा। पूरी दुनिया में दोबारा ऐसा कुछ ना हो तो इसको रोकने की एक आवश्यकता थी। तो संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, इसको बनाया गया ताकि भविष्य में कोई संघर्ष वगैरह हो तो समाधान युद्ध की बजाय राजनीतिक रूप से हो, बातचीत करके, सहयोग करके। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में शांति बनाए रखने के लिए पहले तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन इसमें जो धुरी शक्तियाँ हैं, एक्सिस पावर, वो आक्रामक थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, जर्मनी वगैरह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक नेताओं ने एक मजबूत और प्रभावशाली संगठन की जरूरत महसूस करी। तो 1941 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अटलांटिक चार्टर साइन हुआ, जिसमें बोला गया कि हम मिलकर यूएनओ नाम से कुछ बनाएंगे। फिर 1945 में 50 देशों को बुलाकर सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में मिलकर यूएनओ का ये जो चार्टर पूरा बना था, कानून वानून, इसका फॉर्मेट बना। फिर 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू कर दिया गया और इस टाइम पे अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर, चीन, फ्रांस, इसने इसका अनुमोदन किया, ठीक है, इसको बनाया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका में। पहले इसमें 51 देश थे, वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, दुनिया के लगभग सभी देश हैं। इसका उद्देश्य है सभी को सदस्य बनाना, यानी कि समावेशी, सबको साथ लेकर चलना है, दुनिया के लगभग सभी देशों को समान अधिकार देना, सभी को प्रतिनिधित्व देना। शांति और सुरक्षा, यानी कि संघर्षों को रोकना। शांति रक्षक मिशन, यानी कि पीस कीपिंग फोर्स है इसकी खुद की, मध्यस्थता करवाना, बातचीत करके, प्रतिबंध लगाना कोई देश आक्रामक हो रहा है तो। और इसका ही एक पार्ट है यूएनओ का सुरक्षा परिषद, वो दुनिया में शांति बनाए रखता है। मानव अधिकारों की रक्षा, मनुष्यों को एक अच्छा जीवन मिले। तो 1948 में मानव अधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा करी गई, जिसमें बताया गया क्या क्या मानव अधिकार हैं। कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर निगरानी रखो, मदद करो। अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय, तो विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाओ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया नीदरलैंड में, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का जो भी फॉर्मेट होगा वो तैयार वहीं पे होगा यूएनओ में, और उसको लागू करने में वो मदद करेगा। विकास के लिए काम करेगा, आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, गरीबी ख़त्म करना है तो इसके लिए इसने कई कार्यक्रम चलाए, यूएनडीपी, यूनिसेफ, WHO, विश्व खाद्य कार्यक्रम।
यानी कि आपदाओं में मदद करना देशों की, महामारी के टाइम मदद करना, शरणार्थी है कोई देश में तो उसकी मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यूएनओ एक मंच है, एक स्टेज है जहाँ सभी लोग आके अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान चाहते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करना आके। तो इसके 6 अंग हैं टोटल। सबसे पहले जनरल असेंबली है, सामान्य सभा, आम सभा। यहाँ पे लोकसभा की तरह बातचीत होती है, सभी को एक एक वोट दिया जाता है, बोलने का अधिकार होता है। सुरक्षा परिषद है, ये भाई सुरक्षा बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए 15 मेंबर है इसमें। 5 परमानेंट हैं जो कभी नहीं हटते, 10 ऐसे हैं जो हटते रहते हैं। आर्थिक सामाजिक परिषद है जो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की गतिविधियों को संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, किसी देश के बीच कोई विवाद हो गया तो उसको कानूनी रूप से सॉल्व करना। सचिवालय है जहाँ से यूएनओ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है, महासचिव होता है यूएनओ का जो संभालता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसको बनाया गया था कि युद्ध के बाद जो हथियाए गए क्षेत्र थे उनको वापस लौटाना उन्हीं देशों को जिनके वो हैं, तो वो लौटाने के बाद ये अब एक्टिव नहीं है। शांति स्थापना और ब्लू हेलमेट्स, तो यूएन की शांति सेना को ब्लू हेलमेट कहा जाता है, जो सेना दुनिया भर में जाती है, युद्ध को रुकवाती है, नागरिकों की सुरक्षा करती है, चुनाव होते हैं तो उसकी निगरानी करती है कि सही तरीके से चुनाव हो या ना, और पुनर्निर्माण में सहायता, किसी देश में तबाही मची है तो उसको मदद करना। स्वैच्छिक और सहयोगात्मक प्रकृति, तो यूएनओ का संचालन सदस्य देशों की संप्रभु समानता के आधार पर होता है, सभी देशों को बराबर समझा जाता है। ये कानून यूएनओ थोपता नहीं है किसी पे, जो भी यूएनओ में बातें होती है वो संवाद से होती है, समझौते होते हैं, सहयोग होता है। तो जो भी यूएन का चार्टर है, काइंड ऑफ संविधान टाइप हो, उसके अकॉर्डिंग सब चलता है। सतत विकास पे ये ध्यान देता है कि आगे विकास करना है तो 17 ऐसे लक्ष्य हैं जो इसको अपने जो हासिल करने हैं। भूखमरी को ख़त्म करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, लैंगिक समानता, मेल फीमेल का ये भेदभाव ना हो, जलवायु जो ख़राब हो रही है उसको सही करना, पीने का साफ़ पानी सबको मिले, स्वच्छता पे ध्यान देना। अगला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जिसको कहा जाता है। ये कोई युद्ध नहीं था जिसमें सामने लड़ाई हुई हो, ये एक भू राजनीतिक दुश्मनी है, जगहों को हड़पने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए, विचार अपना बढ़िया बताने के लिए। तो लंबा एक दौर था जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में ये संघर्ष चला था। 1945 से 1991 तक परमाणु हथियारों की होड़ हुई, दोनों अपने अपने परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं। एशिया में कभी 2 देश लड़ रहे हैं तो उनको ये जाके सपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीका में भी ऐसा ही हो रहा है, लैटिन अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है। भारी प्रचार अभियान, दोनों अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके दृष्टिकोण क्या थे दुनिया में, एक तो अमेरिका जो था, और जो देखो ये पूरी दुनिया है, एक इसको 2 भागों में बांट दिया। तो लेफ़्ट साइड वाले जो देश हैं ये अमेरिका के सपोर्टर हैं, ये पूंजीवाद को सही मानते हैं, लोकतंत्र होना, पूंजीवाद को होना। राइट साइड वाले हैं रूस वूस वगैरह वाले, जो चाहते हैं समाजवाद हो, कम्युनिज्म हो। तो यूएसए कहता है स्वतंत्र बाजार, सबसे व्यापार करो, बहुदलीय चुनाव करवाओ, अलग अलग पार्टियाँ हो, सबको स्वतंत्रता मिले। जबकि यूएसएसआर, सोवियत संघ कहता है कि एक ही राज्य का, जो एक ही पार्टी का पूरे राज्य पर नियंत्रण हो, एक ही दल हो, सब कुछ केंद्रीकृत कर दो। तो ये वैचारिक युद्ध है। पूंजीवाद कहता है सबको आज़ादी दो, पर्सनल निजी संपत्ति रखने दो, सभी को मार्केट में ओपन कर दो, कोई भी व्यापार करे, सरकार ना ज़्यादा कुछ करे। साम्यवाद कहता है कोई वर्ग ना हो, अमीर गरीब सब बराबर हों, संसाधन सबको इक्वली मिले। तो दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की विचारधारा के विस्तार को सीधा खतरा मानती थी। यानी कि ये कहते हैं कि अगर कब ये पूंजीवाद बढ़ गया तो मुझे खतरा होगा, वो कहते थे समाजवाद बढ़ गया तो मुझे खतरा होगा। तो संदेह रहता था, तो इसके लिए इन्होंने सैन्य गठबंधन बनाए, रोकथाम की नीतियाँ बनाई। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जो मैंने आपको बताया, वहाँ से साम्यवाद शुरू हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएसए, यूके और यूएसएसआर ये सारे एक साथ ही थे। हिटलर जैसे ही हारा, पुरानी दुश्मनी इनकी वापस शुरू हो गई। ये वाली लाइन आप हटा सकते हो। तो जर्मनी और बर्लिन का विभाजन होता है। सबसे पहले बर्लिन की नाकाबंदी की जाती है 1948 से 49 में। पश्चिमी देशों ने एयरलिफ्ट शुरू किया, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन थोपा गया, और ट्रूमैन सिद्धांत यानी कि साम्यवाद का विरोध करने वाले देशों की सहायता करना। मान लो ये देश हैं जो साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं, तो इनको अमेरिका भर भर के मदद करेगा हर तरीके से। मार्शल योजना, जब युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई तो अमेरिका ने बोला मैं मदद करूंगा आर्थिक रूप से। वैचारिक असंगति, दोनों देश चाहते थे अपना अपना जो विचार है उसको लागू करवाना पूरी दुनिया में, अपने आप को बेस्ट मानना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति रिक्तता, यानी कि यूरोप जब बर्बाद हो गया तो अमेरिका और सोवियत संघ ने दुनिया को संभाला, और अक्सर जर्मनी, कोरिया और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में टकराव होता रहता था।
हथियारों और प्रौद्योगिकी की दौड़, दोनों हथियार बनाने में लगे हुए हैं, दोनों टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाह रहे हैं, घातक से घातक परमाणु हथियार बना रहे हैं, सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक महासागर में जितने भी आसपास के देश हैं सबको जोड़कर एक सेना संगठन बना देना, किसी पे भी अटैक हो तो हम खुद पे अटैक मानेंगे। वारसा की संधि कर रहा है सोवियत संघ कि मैं भी पूर्व वाले जितने देश हैं मेरे उन सबको अपने साथ रखूँगा। प्रचार करना, दोनों देश अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी गुप्तचर एजेंसियां बना रहे हैं, CIA अमेरिका की, KGB रशिया की, जासूसी कर रहे हैं एक दूसरे पर। ठीक है, पहला चरण था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था, अमेरिका चाहता था उसको रोकना, बर्लिन की नाकेबंदी करवाई गई। नाटो और वारसा संधि, ये दो अलग अलग गठबंधन बन गए। दूसरे चरण में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया, कोरिया में युद्ध चल रहा था, नॉर्थ और साउथ कोरिया का, तो अमेरिका पहुंच गया वहाँ पर मदद करने, वहाँ पे सोवियत संघ भी पहुंच गया, तो वहाँ पर भी ये आपस में आमने सामने आ गए। सीटो सेंटो फिर अमेरिका ने और ज़्यादा आगे बढ़कर मध्य एशिया में और उस साइड जाके और वहाँ जाके अपने संगठन बनाए, वहाँ के देशों को भी अपने साथ जोड़ लिया। क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, मान लो ये अमेरिका है, ये इसके नीचे क्यूबा है, तो सोवियत संघ ने यहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी कि भाई हम तो इसको उड़ा देंगे यहाँ से, लेकिन वो उड़ाया नहीं, पर एक संकट आ गया। तीसरा चरण था डिटांट का। डिटांट का मतलब होता है तनाव को ढीला करना, भाई थोड़ा शांत पड़ जाओ। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शत्रुता में कुछ कमी आई 1963 से 1979 के बीच। इसमें हुआ क्या, सॉल्ट 1, ये क्या है कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, इसको रोकने के लिए हथियारों को नियंत्रित करने की वार्ता हुई, बातचीत पे साइन हुआ। मिसाइल लॉन्चरों की संख्या कम करो, मौजूदा हथियारों को कम नहीं किया पर किसी ने भी। हथियार नियंत्रण में एक मील का पत्थर था कि भाई हथियार कंट्रोल करो, ये वार्ता हुई थी एक। हेलसिंकी समझौता, अमेरिका और USSR और यूरोप के देशों समेत 35 देशों ने इस पर साइन किया। बोला कि ईस्ट और वेस्ट जो है, जो देश हैं उसके बीच में हम सुधार करेंगे रिलेशन में, मानव अधिकारों का सम्मान करो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप की सीमाएं बनी थी उसको मान्यता दो, और बाध्यकारी ना होते हुए भी इसने USA पर नैतिक दबाव डाला कि आप ये सब चीज़ें मानो जो हम कह रहे हैं। अमेरिका चीन मेल मिलाप 1972, अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन गया और जिससे अमेरिका चीन का संबंध नॉर्मल हुआ। बेसिकली अमेरिका चाहता था USSR से अलग करना चाइना को, तो इसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। 1979 में आगे चल के पूरी तरीके से राजनयिक संबंध बने दोनों देशों के। वो चाहता था कि वो USSR पास ना आए चाइना के। भाषा में नरमी पर तनाव बरकरार रहा, परमाणु की धमकियां हर कोई देता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आई, एग्रेसिव भाषा में कमी आई, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा जारी रही। अंगोला, मध्य पूर्व जैसे कई देश हैं जहाँ पे कोई भी युद्ध होता था तो ये दोनों टपक पड़ते थे, तो इसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। आमने सामने खुद नहीं है पर दूसरों को लड़वा रहे हैं। तो डिटांट की एक वजह थी आर्थिक आवश्यकताएं कि भाई युद्ध के विरुद्ध जन दबाव, कि जनता भी कह रही थी युद्ध रोक दो, आर्थिक रूप से बहुत चीज़ें पिछड़ रही थी। चौथा चरण है, इसमें क्या है, डिटांट का अंत हो गया, वापस से तनाव बढ़ गया और हुआ क्या, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया। USSR ने एक विद्रोह झेल रही कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया। कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे, एक सरकार थी, तो USSR में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इसे तेल संपन्न मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव बढ़ाने की कोशिश माना, क्योंकि वहाँ उस साइड तेल वेल बहुत है, तो वो कहता है ये तो USSR वहाँ पे अपना प्रभाव बना रहा है, मैं भी चलता हूँ। तो अमेरिका ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक का भी बहिष्कार कर दिया। मॉस्को आपको पता है रशिया में, और कहता है कि कोई हथियार नियंत्रण की बातचीत नहीं करूँगा, डिटांट विटांट सब खत्म हो गया। फिर एक रीगन का सिद्धांत आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति था रोनाल्ड रीगन, वो था मैं एकदम USSR के खिलाफ कड़ा रहूँगा, एकदम कड़ा रुख कड़क। उसने दुनिया भर में निकारागुआ, अंगोला, अफ़गानिस्तान, हर जगह जहाँ पर भी जो लोग कम्युनिस्ट लोगों का विरोध करते थे उसका वो सपोर्ट करता था, जहाँ भी चाहे कोई भी हो। सेना का खर्चा उसने और बढ़ा दिया, बोला कि USSR एक शैतानी साम्राज्य है, ये लोग शैतान हैं। सामरिक रक्षा पहल, स्टार वॉर्स नाम से मशहूर यह योजना अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली थी कि हम अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। स्पेस वॉर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई, पर USSR को ये डर सताने लगा कि अमेरिका परमाणु हमलों से अजय हो सकता है, यानी कि परमाणु हमलों से ही मतलब ये था कि ये अजय हो सकता है, और हर कोई स्पेस में भी पहुंचना चाहता था। हथियारों की होड़ दोबारा चलने लगी। दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियार बनाए, मोबाइल मिसाइलें, MIRVs वगैरह, पनडुब्बियाँ। परमाणु युद्ध की आशंका फिर बढ़ गई कि भाई दोबारा परमाणु युद्ध हो सकता है। लेकिन चरण 5 जब आया 1985 से 91, तो शीत युद्ध का अंत हो गया। USSR के बीच में क्या है कि भीतर ही भीतर कमियां आ गई थी, कम्युनिस्ट सरकारें गिर रही थी उसकी, सोवियत संघ का भी पतन हो गया था। हुआ क्या, USSR का एक नेता बना था गोरबाचेव,
तो वो क्रांतिकारी बन रहा था, वो कह रहा था मैं बदलाव लाऊंगा यूएसएसआर में। तो 2 नीतियाँ वो लेकर आया था, ग्लास्तनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ये कहता है सबको आज़ादी दूंगा बोलने की, आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा। तो ये सब ये करना चाहता था। और पेरेस्ट्रोइका से ये चाहता था आर्थिक सुधार करना, व्यापार वगैरह आप करो, प्राइवेटाइजेशन वगैरह करो जितना करना है। तो इससे अंदर ही अंदर नेताओं ने इसके खिलाफ साजिश रची और इसको हटाना चाहा। और फिर एक टाइम आया, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। शीत युद्ध का एक प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, लोगों ने गिरा दी। तो पूर्वी यूरोप में जो सोवियत संघ का जो कंट्रोल था वो गिर गया। एक एक करके पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, जहाँ जहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें थी वो सारी गिर गई। अंत में सोवियत संघ भी गिर गया। गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत गणराज्यों पर नियंत्रण खो दिया, सभी लोग इसके अगेंस्ट हो गए। 1991 में यूएसएसआर आधिकारिक रूप से ख़त्म हो गया। 15 देशों से मिलकर बना था, 15 के 15 आज़ाद हो गए। रूस, यूक्रेन, बाल्टिक देश जितने भी हैं, लैटविया और वो जितने भी उस साइड के हैं वो सब आज़ाद हो गए। गोर्बाचेव ने इस्तीफ़ा दे दिया और बोरिस येल्त्सिन जो रूस का एक नेता था वो रूस का राष्ट्रपति बन गया। और इस तरीके से शीत युद्ध पूरा ख़त्म हुआ और सिर्फ एक ही महाशक्ति बची दुनिया में, वो था अमेरिका। तो शीत युद्ध का प्रभाव बहुत दीर्घकालिक रहा, दुनिया 2 गुटों में बटी रही। सैन्य तानाशाही का उदय हुआ जो महाशक्तियों द्वारा समर्थित थे, जहाँ जहाँ पर भी सेना की तानाशाही थी वहाँ पर महाशक्तियाँ उसको सपोर्ट कर रही थी। औपनिवेशिक स्वतंत्रता में देरी, कई देश देरी से आज़ाद हुए और नए सैन्य गठबंधन बने, संधियाँ हुई, परमाणु अप्रसार व्यवस्था हुई, यानी कि परमाणु अब ज़्यादा आगे मत बनाओ। इसी टाइम पे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चला, जो नए देश आज़ाद हुए थे, इंडिया जैसे, अफ्रीका के कई देश। तो नेहरू, जोसेफ ब्रेस टिटो, नासेर, इन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से अलग होकर इन्होंने गुट निरपेक्ष, यानी कि गुट में हम शामिल ही नहीं होंगे, सबसे अलग होने का फैसला लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।